हाँ, गुड इवनिंग जी, क्या हाल है? सर बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दिल्ली में क्या क्या करा रहे हो आप? अरे कोई खास नहीं, वो छोटा मोटा बम ब्लास्ट हुआ है। कह रहे अच्छा 4-5 कारों को नुकसान हुआ है, कोई वैसे डेथ वगैरह नहीं हुई है कुछ। अच्छा अच्छा, मैंने तो अभी बस फोन आया था प्रतिभा का ना, अब वो छोटा मोटा ही है, कोई खास नहीं। तो वो उसमें वो पूछ। पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस थी, किया हाँ होगा हाँ इजराइल एम्बेसी के बाहर किया है, कुछ हो हाँ हाँ कई हाँ। बार होता देते पूरा माहौल खराब सा हो रहा है, पता नहीं आजकल ना। हैं। भाई बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहुत सही कहा सर आपने। यस, सो ये कोर्स में lot of videos are available on my Facebook page, so I यस will share the link of that या also. प्लीज शेयर सर। हाँ, उससे क्या होगा कि ना वहां से they can watch those videos. यस यस भाई जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, अब एक बार बोल दिया वही चीज है, बार बार वही उसी में सेम ही होना है, उसमें कोई चेंज तो आया नहीं। ऑब्वियसली। हाँ, तो ऑलमोस्ट 100 hours ऑफ वीडियो लेक्चर्स आर देयर, बहुत है। हमने हमने क्या 100 आवर्स तो बहुत है सर। है, हाँ 100 आवर्स तो बहुत है। हाँ हाँ, हमने क्या किया हुआ है कि ना एक एक सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली किया है। ऑब्वियसली। Control C. Control V. Yes, so this is the link of video lectures. Friends, link has been shared in the chat box. So इस link Actually, there are three links actually. So this is the second link. Actually, वीडियोस इतने ज्यादा हो गए थे ना, तो हमने क्या किया कि उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, सेक्शन वाइज कवरेज और अलाइड लॉज और केस लॉज। यस अदरवाइज उनको वीडियो भी नहीं मिलते थे, वहां से बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना वीडियोस, तो इसलिए। तो मैं देख रहा हूँ, तो रिसेंटली डाला आपने, 20 दिसंबर के है ये तो। हाँ बहुत, और क्या, सारे लेटेस्ट हैं तो। हाँ हाँ लेटेस्ट भी है। So friends, you have very good extensive material source as well. हाँ, सर थर्ड लिंक भी दे दीजिए। थर्ड भी दे रहा हूँ, वो भी डाल रहा हूँ। ये थर्ड लिंक है, अलाइड लॉज। एक अलाइड लॉज है, एक है आईबीसी कवरेज सेक्शन वाइज, और एक है केस लॉज एंड केस स्टडीज। तो ऑन केस स्टडीज आल्सो वी हैव वर्कड। यस मेरे ख्याल 30 आते हैं, शुरू कर देते हैं ना, 27 हो गए। हाँ हाँ, बाकी आते रहेंगे। हाँ बाकी आते रहेंगे। इसी बहाने क्या होता है, वी आल्सो रिव्यू अवर स्टडी मटेरियल, ये बात होती है। भाई बोलना है, एक बार देख लेते हैं दोबारा उसको, ये होता है। वरना फिर वो पड़ा रह जाता है। अब जो बोल दे उसी टाइम देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं देखा जाता फिर। सही बात है सर।
तो कंपोजिशन क्या है अपने यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स है, सीएस हैं बेसिकली मेनली? मिक्स है सर, अभी मैंने वो डेटा देखा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आई थिंक मिक्स है सब। एडवोकेट्स भी काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा गुड, मैंने बढ़िया। देखा काफी एडवोकेट्स है जो पार्टिसिपेट करा जिन्होंने। आरती निगम टू ऑल पैनलिस्ट, काइंडली शेयर लिंक्स इन ग्रुप्स आल्सो. I'll share Aarti ji, I'll give you the link. And even the participants, they can share in their respective groups also. It is all free. Yes. वो तो anybody can watch. और बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आपका फ्रेंड होना जरूरी है, मैं कहा मेरा फ्रेंड होना जरूरी नहीं है फेसबुक तो आप इंडिपेंडेंटली, वो अलग पेज है, उस पर आप सर्च करो और यू कैन वॉच. फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा एक वो मटेरियल मिल गया है विद द वे ऑफ बाय द वे ऑफ दीज 5-day क्लासेस. एंड उसके अलावा जो सर ने जो लिंक्स दिए ना 5 दिन, मतलब 3 अलग अलग लिंक, दीज आर वेरी यूजफुल. You will see there has been like more than 100 hours of coverage of IBC, जो कि उसमें सर ने डिटेल डिस्कशन करा हुआ है, चैप्टर वाइज भी, केस लॉज वाइज भी. सो यू कैन रेफर दीज 3 लिंक्स. आई हैव शेयर्ड द लिंक्स विद ऑल ऑफ यू. चैट बॉक्स में लिंक्स आपके पास अवेलेबल है. सो फ्रॉम दीज लिंक्स यू कैन लर्न IBC कंप्लीटली. और जो हमारी ये क्लास हो रही है उसमें हम इनिशियली एज ऑफ नाउ वी आर कवरिंग 25 मार्क्स ऑफ पेपर विच वी हैव मेंशन्ड यस्टरडे एज वेल. So 25 marks का एग्जाम आपका इससे कवर हो जाएगा, because covering 100 marks is not possible in 5 days, and that is also in 10 hours or 12 hours. So for 100 marks you need at least 50-60 hours coverage for the course. And just want to remind you once again, since there has been so many participants coming, tomorrow GSTR 9-9C is starting. Time will be 3 to 5 and evening 7 to 9 our IBC class will be there. So, and recording of all the courses you will get from our side. And on 2nd, we are doing webinar on the budget. So, request to kindly join that as well. There is a free webinar. Link of the same will be shared with all of you for budget webinar as well. So now, like sir said, now 37 participants are already joined. So let's start our today's session. I welcome all the participants in day 3 of IBC course, and I welcome C.R.K. Gupta ji, who is our guest faculty on our today's program as well. I hope all the participants are staying healthy and at home and safe during this pandemic and COVID time. Now, I will not waste much time since it's already 9:10, 7:10. So I'll request C.R.K. Gupta ji to start our today's session. Very good evening, friends. Once again, thanks to Team Studycafe and C.A. Deepak Gupta ji for organizing this wonderful sessions. Today is day 3. For your convenience, I have made a table like this, section wise, section contents, and you can write your short notes there. So this is a brief overview of the sections which we are going to discuss today. This is part 3. So part 3 deals with the insolvency resolution and bankruptcy process for individuals and partnership firms. First of all, regarding the application, then definitions, fresh start, and then insolvency resolution, and then bankruptcy. So this is the basic format. I will tell you the process in very brief. First of all, let us make a comparison between what we studied in CIRP and now what we are studying for individuals and partnership firms. CRP was applicable to corporate persons. This individuals and partnership firms, this is applicable to individuals and partnership firms, proprietorship firms, etc. There we understood the term liquidator. So here the corresponding term is bankruptcy trustee. So the term, instead of the term liquidator, we here use the term bankruptcy trustee. There we had two classes of creditors, financial creditors and operational creditors. Here only creditors. So whether they are financial or they are operational, they are creditors only. There we understood the concept of moratorium. Here there are two types of moratoriums. One is interim moratorium and another is moratorium.
interim moratorium starts as soon as the application is filed, and moratorium starts when the application is admitted. Then there is some difference in periods of these preferential, undervalued, extortionate, and fraudulent transactions. There we know it was 2 years for related parties and 1 year for other parties. Here the period is different in some cases. Why I am telling you all this? Because questions are being asked on all these aspects. Then, as we know, Partnership Act is also in our course. So there is a treatment between dealing with partnership property and partners property. So if we are dealing with the bankruptcy or insolvency, bankruptcy of the partnership firm, then we make a distinction between the property which belongs to the firm and the property which belongs to the partner. Then board, generally reference to the, whenever reference is made to the board reverts within 10 days. But here there is a difference in one case. It has to revert within 7 days. That also will stay. So as far as individuals are concerned, they can go either for fresh start or they can go for bankruptcy. We already saw regarding fresh start. So fresh start is applicable in a limited scenario. Generally, this bankruptcy is applicable. Fresh start means you don't have to pay anything and you can start afresh. But there the income conditions are there, assets conditions are there. And there was a concept of resolution plan in CIRP. Here, there is a concept of repayment plan. And repayment plan is to be prepared by RP. Even the committee of creditors has got limited role in this individual and partnership bankruptcy. CIRP, in CIRP we were giving 10 days notice, and in bankruptcy we have to give 14 days notice. Now before we begin the session, let us see the process in brief. In case of individuals and partnership firms, default amount, trigger amount is 1,000 to 1 lakh. Initially it is 1,000, but the government may by notification may increase the minimum amount to 1 lakh. Like in case of CIRP, initially it was 1 lakh and it could be augmented up to 1 crore. So the government issued a notification increasing it to 1 crore. Here the default is 1,000 rupees minimum, but it by way of notification, government could increase the minimum amount to 1 lakh. Application here can be made either by the debtor or by the creditor. So there is no concept of financial and operational creditor, only creditor concept is there. As soon as the application is filed, interim moratorium starts. A resolution professional may or may not be given. The name of the resolution professional may not be given initially in case the application is filed by the debtor. So in case the application is filed by the debtor and he himself files the application without giving me name of any RP, so the appointment is 7 days reference and 7 days revert back by board to adjudicating authority. In case resolution professional is to be replaced, then the board will ask the adjudicating authority, that is the DRT in this case, will ask the name of the RP from the board within 7 days of the admission of application, and within 10 days the board has to revert. So at one place 7 days period is there, because generally we presume that within 10 days only board has to revert, but in here we will see in detail at one place within 7 days board has to revert. Another major difference between CIRP and individuals and partnership firm is basically because here we are dealing with very small cases, 1,000 to 1 lakh. And DRT, we cannot burden DRT with all the detailed processing of such cases. So here, the role of the resolution professional is much more than what was there in CIRP.
In CIRP, basically the RP or the COC was making recommendation, and the final decision was with the adjudicating authority. Here, for each and every case, RP has to make a report. And on the basis of the RP's report, the adjudicating authority, that is the DRT in this case, takes the decision. So, in the first report by RP, he will make a report whether application is to be accepted or not. In CIRP, we have read that the application is to be accepted or it is to be admitted by the adjudicating authority. But here, adjudicating authority will not admit or reject unless RP gives a report. So first of all, RP has to see whether application is to be accepted or not within 10 days of his appointment. Appointment, as we know, debtor can move an application on his own, then RP is appointed, and in case creditor also gives the name, if no name is given, then reference to the board is made, and then RP is appointed. So first job of RP is to make a report whether application is to be accepted or not, and on the advice of the on the basis of the report of the RP, adjudicating authority, the DRT will take the decision. So these are the brief things. Then reasons. The adjudicating authority, DRT in this case of individuals and partnership firms, it may either accept or reject the application. Why this progress report funda? Because RT doesn't have so much time to review each and every application. So a duty is assigned to RP that you look into the application, whether it is to be accepted or not, and then we will take the decision. And DRT, within 14 days of receiving the report, will either accept or reject the application. So DRT will send a copy of the acceptance or rejection to RP, debtor, and creditor within 7 days. And moratorium starts. But prior to this moratorium, interim moratorium starts as soon as the application is filed. And the effect of the both is almost same. No new legal suits against the individual or partnership firm or against any partner, because liability of partners is joint and several. And in case of partnership firm, in case you want to drag a partnership firm into this bankruptcy process, you can file an application either against a partner or against the firm. DRT to issue public notice within 7 days from passing of the order in one English and one vernacular newspaper. Besides publishing it in DRT, one notice is pasted on the notice board of the DRT premises also, and on DRT website also it is displayed. Within 21 days, all claims are to be lodged. Within 30 days, list of creditors has to be made. So RP basically has 9 days. Within 30 days, list has to be made. Like in CIRP also, the IRP was supposed to make a list of the creditors, COC, constitute COC within 30 days. So here, within 30 days, list of creditors is to be made. So RP basically has 9 days because 21 days is for claims lodging. Only list is there, not COC. So COC is not constituted at this stage, like in CIRP. Why I am comparing again and again with CIRP? Because it helps us in understanding the things better. And resolution plan, part 2. Repayment plan, part 3. There, in part 2, we read the concept of resolution plan. Here, the concept is of repayment plan. Because nobody else can resolve the financial crisis of the individual or partnership firm. It is he alone who can give a plan as to how he intends to make the payment. So the repayment plan is to be designed by the individual or partnership firm only. Of course, with the consultation of the RP, if any consultation is needed. So debtor will make the repayment plan in consultation with RP. So here, there is no concept of resolution applicant and third person entering and buying the business and all. Justification by debtor. At the end of the repayment plan, whatever the debtor suggests, he will give a justification as to why the creditors are expected to accept the repayment plan, what has been put forth by him. Within 21 days from the last date of submission of claim, a report will be prepared by RP. So 12 days are there to prepare the plan and report.
RP to confirm. RP will confirm whether repayment plan is compliant with laws, whether there are chances of success of the plan, and RP will decide whether creditors meeting needs to be called, and it has to be called within 14 to 28 days of the report. In notice, minimum period is 14 days. Creditors may accept, modify, or reject the repayment plan. For any modification, consent of the debtor is needed, because it is the debtor who has to make the payment. He cannot make anybody else responsible. It is his personal liability. So consent of debtor is needed if there is any modification to the plan. Voting right is there. Voting right is proportionate to the debt, except to the following. Following persons are not qualified to vote in respect of any unliquidated amount. Unliquidated amount means something in which liability is there, but the amount is not quantifiable. If somebody's name does not appear in the list, then he cannot vote. And there is a concept of associate here instead of related party. In CIRP, we read the concept of related party or relative. Here, there is a concept of associate of the person. So after meeting, report is to be prepared by RP explaining all facts. So we will explain that this voting took place, so many people voted against or for and all. And that report plus repayment plan is to be submitted to DIRT. And then the final decision will be taken by DRT. If the plan is accepted, then it will be binding on all the parties, debtors, as well as the creditors. If there is a rejection of plan, creditors get a right to sue for bankruptcy. Creditors here get a right. There is no automatic process. Like in CIRP, if resolution fails, then the company is automatically pushed into liquidation. But here, the creditors, they get a right to sue for bankruptcy, and they have to file a separate application for bankruptcy to start the bankruptcy process. Because in some cases, creditors, they may get some money and they may think that there's no point in going for bankruptcy of this person. So directly bankruptcy proceedings will not start. And once a repayment plan is complete, whether it is paid in full or in part, so RP will again make a report within 14 days of completion of the plan, because in every repayment plan, the individual or the partnership has to specify as to within how many days or how many months he intends to repay the debt. And in case there is a non-completion of plan, there is a premature end of repayment plan. So in that case also, RP will make report. And one thing more is to be noted, there is no extension of time here, no concept of extension, like 180 plus 90, 90 plus 45, nothing like that, no extension. So this is in brief about individuals and partnership forms. Now let us see the provisions in detail. Section 78, I already told you, minimum amount 1,000, not less than 1,000. Government may notify it to not more than 1 lakh. In 79, adjudicating authority, DRT, I have already told you. I have made a chart also in the first date that who are the adjudicating authorities. In case of companies, it is NCLT, and here it is DRT. Appellate authority here is DRT, like there it is NCLT. There is a concept of associate instead of relative or related party. So associate आप खुद समझिए कि associate कौन होगा, इंडिविजुअल या फर्म का. भाई या तो उसका कोई रिलेटिव होगा, उसका स्पाउस होगा, ठीक है, या तो फैमिली मेंबर हो जाएगा, ठीक है, या रिलेटिव हो गया ऑफ द डेटर और रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ द डेटर, जो पार्टनर है उसका, या स्पाउस या रिलेटिव है पार्टनर का, एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है. ठीक है, ये किस लिए कॉन्सेप्ट है? क्योंकि उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. ठीक है, मान लीजिए आपने अपने ब्रदर से पैसे लेने हैं, ठीक है ना, तो उसकी कमेटी अगर कॉन्स्टिट्यूट होगी तो उसमें आपको वोटिंग राइट नहीं होगा. A person who is a trustee of a trust in which the beneficiaries of the trust include a debtor or the terms of the trust confer a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor. ठीक है, कंपनी जहां पर 50%, more than 50% is owned or controlled, or they control the appointment. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. अब रिलेटिव जो यहाँ पर यूज किया गया, यहाँ पर वर्ड रिलेटिव भी यूज किया गया. तो रिलेटिव कौन है? रिलेटिव में आता है आपका, दे आर मेंबर्स ऑफ एचयूएफ. One person is related to another in such manner as may be prescribed. ठीक है, वो lineal ascendant descendant वाला concept है. Bankrupt कौन है? Bankrupt वो है debtor who has been adjudged as bankrupt by a bankruptcy order. और मैंने आपको बताया कि bankruptcy automatically start नहीं होती यहाँ पर, जैसे वहां पर liquidation automatically start हो जाता है,
भाई या तो रेजोल्यूशन होगा या लिक्विडेशन होगा। यहाँ पर क्या है कि राइट टू सू फॉर बैंक्रप्सी मिलता है, ठीक है, क्रेडिटर्स को। तो वो दे में पुश द इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म टू बैंक्रप्सी एट देयर चॉइस। Each of the partners of a firm where a bankruptcy order has been made against a firm, ठीक है। तो बैंक्रप्ट का क्या मतलब है? अगर इंडिविजुअल है तो एडजज हो गया बैंक्रप्ट, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो ईच ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ठीक है। एनी पर्सन एडजज एज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। बैंक्रप्सी मींस द स्टेट ऑफ बीइंग बैंक्रप्ट। बैंक्रप्सी डेट क्या है? बैंक्रप्सी डेट में क्या है कि इट मींस एनी डेट ओड बाय हिम ऑन द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। जैसे वहां पर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है, या लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट होती है, यहाँ पर होता है बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। तो वर्ड जो इंसॉल्वेंसी है आप समझिए वो कॉर्पोरेट्स के लिए यूज किया गया है, बैंक्रप्सी यूज किया गया है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, ठीक है। Any debt for which he may become liable after bankruptcy commencement date, but before his discharge by reason of any transaction entered into before the bankruptcy commencement date, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं, तो खास बात नहीं, आगे देखते हैं, मेन चीजें देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो these are the various definitions which you can go through। एक इसमें कॉन्सेप्ट आती है एक्सक्लूडेड एसेट्स की। ये एक्सक्लूडेड एसेट्स क्या है? देखिए हमें मालूम ही है भाई यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ डिस्कस हो रही है बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी का मतलब उसके बर्तन भांडे बेचो और जिसको पैसा देना दो। तो उसमें कुछ एक्सक्लूडेड एसेट्स हैं और कुछ एक्सक्लूडेड डेट है, ठीक है। बैलेंस शीट की दो साइड होती हैं, ये गॉट एसेट्स, ये गॉट लायबिलिटीज। तो सर्टेन एसेट्स आर एक्सक्लूडेड एंड सर्टेन डेट्स आर एक्सक्लूडेड, क्योंकि पर्सन इन्वॉल्व है। अब पर्सन में मान लो उसकी वाइफ ने मंगलसूत्र पहन रखा, तो उसको तो नहीं बेच सकते ना आप, ठीक। कोई उसके प्रोफेशन में कोई चीज काम में आने वाली है, उसको नहीं टच कर सकते। उसका सिंगल ड्वेलिंग यूनिट नहीं बेच सकते अगर वो अनएनकम्बर्ड है। देखिए एनकम्बर्ड अगर कोई चीज है, इफ you have taken a loan against the security of any asset, then that will not come within the definition of excluded। तो हर एक जो भी एसेट है उसके साथ पहला लाइन है, it is pre-qualified by the word unencumbered। So if something is encumbered, suppose you have a car, you have taken a loan, so it is encumbered। But if you are owning a car and you have not taken any loan, then it will come within the definition of unencumbered and that will be excluded asset, ठीक है। So unencumbered tools, books, vehicles and other equipment as are necessary for the debtor or bankrupt for his personal use or for the purpose of his employment, business or vocation, ठीक है। Unencumbered furniture, this all we can read। Unencumbered personal ornaments which cannot be parted with due to religious usage। अनएनकम्बर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले रखा है तो वो फिर इसमें नहीं आएगी, फिर एक्सक्लूडेड एसेट्स में नहीं आएगी वो। बट इफ देयर इज ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट व्हिच यू हैव नॉट अवेल्ड एनी लोन, देन इट विल बी कवर्ड हियर, इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एसेट्स, मतलब इट कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। एनी अनकम्बर्ड सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, तो एक मकान है आपका, उसके अगेंस्ट में कोई लोन नहीं है तो यहाँ आ जाएगा, अगर लोन है तो फिर वो अटैच हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से एक्सक्लूडेड डेट है, ये एक्सक्लूडेड एसेट्स एसेट साइड हो गई, ये लायबिलिटी साइड है। एक्सक्लूडेड एसेट्स में कौन से हैं? लायबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल, लायबिलिटी टू पे डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और ब्रीच ऑफ ए स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी टू पे मेंटेनेंस, ठीक है। जैसे मतलब वाइफ को अगर मेंटेनेंस देना है मान लीजिए उस केस में, तो लायबिलिटी इन रिलेशन टू ए स्टूडेंट लोन, एनी अदर डेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये दिस आर excluded from the definition of debt, ठीक है। तो these have to be paid in any case, क्योंकि इसमें क्या है, क्रिमिनल लायबिलिटी भी आ जाती है। So firm means body of individuals carrying on business in partnership, so both registered as well as unregistered partnerships, they come within the preview of this individuals and bankruptcy provisions, individuals and partnership bankruptcy। Immediate family means his spouse, dependent children and dependent parents। Partnership debt means a debt for which all the partners in a firm are jointly liable। Then qualifying debt. So qualifying debt means amount due which includes interest on the sum due, but which does not include excluded debt। So suppose
total debts are 1 crore. Out of 1 crore, he has availed a student loan of 50 lakhs. There is no other debt. So only 50 lakhs will qualify as qualifying debt, because that student loan will be covered in the excluded debt. A debt to the extent it is secured. So secured debt is also excluded in qualifying debt, because the secured creditor, he can exercise, he can avail the security. He can sell up the security and realize his debt. Any debt which has been incurred 3 months prior to the date of application for fresh start process. Then repayment plan means a plan prepared by the debtor. As we already told you that there is no concept of resolution plan here. The concept here is of repayment plan, because only the debtor or the firm or the partners, they are in a position to tell how they intend to repay the amount. So it is to be prepared by the debtor only in consultation with resolution professional. A resolution professional means an insolvency resolution professional. And undischarged bankrupt means a bankrupt who has not received a discharge order under section 138. फ्रेश स्टार्ट क्या है? दो तरह से प्रोसेस इसमें स्टार्ट होता है इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म में. एक तो फ्रेश स्टार्ट है, एक दूसरा है इंसॉल्वेंसी, उसका बैंकरप्सी वाला. ठीक है. फ्रेश स्टार्ट में तो क्या है कि बहुत ही मिनिमम कंडीशंस है. ग्रॉस एनुअल इनकम जिसकी 60,000 से कम है, एनुअल इनकम. ठीक है. एग्रीगेट वैल्यू जो है उसकी एसेट्स की 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं है. जो क्वालिफाइंग डेट है वो 35,000 से ज्यादा नहीं है. He is not an undischarged bankrupt. ठीक है. उसका कोई मकान भी नहीं है. ठीक है. और कोई फ्रेश स्टार्ट उसके अगेंस्ट में चल नहीं रहा, और कोई पहले भी फ्रेश स्टार्ट उसका नहीं हुआ है पिछले 12 महीने में, तो वो फ्रेश स्टार्ट के लिए जा सकता है. फ्रेश स्टार्ट का मतलब ये है कि आप गंगा नहा लिए, आपके सारे पुराने पाप माफ. आपने 35,000 रुपए देने थे, महाराज वो भी मत दो, कोई बात नहीं, एंजॉय. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर स्टेट ऑर्डर. When an application is filed under section 80 by debtor, an interim moratorium shall commence on the date of filing. I told you there is a concept of interim moratorium and moratorium here. So interim moratorium will start as soon as an application is filed. Okay? And it will cease to have effect on the date of admission or rejection of such application. Okay? Interim moratorium कोई लीगल वगैरह नहीं हो सकता. सिंपल है, इसमें कोई बात नहीं. एप्लीकेशन में क्या क्या जाएगा? जो भी उसके डेट्स हैं, इंटरेस्ट पेबल है, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब चीजें उसमें जाएंगी. ठीक है. इसमें भी अपॉइंटमेंट होगा आरपी का. अब मान लीजिए डेटर ने एप्लीकेशन दी, ठीक है, थ्रू ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड को पूछेगी 7 डेज में. ठीक है. और इट विल कंफर्म फ्रॉम द बोर्ड कि कोई उसके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है. बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड कम्युनिकेट कर देगा कंफर्मेशन या रिजेक्शन. ठीक है. और वो कोई दूसरा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी सजेस्ट कर सकता है. ठीक है. अगर एप्लीकेशन डेटर ने खुद फाइल की है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू फाइल नहीं की है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ लेगी 7 दिन में. ठीक है. बोर्ड 10 दिन में रिवर्ट कर देगा. और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी उसने रिकमेंड किया है उसको अपॉइंट कर देगी. ठीक है. एग्जामिनेशन. अब ये फ्रेश स्टार्ट में क्या होगा? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही एप्लीकेशन को देखेगा. देखिए इन चीजों थोड़ा सा फर्क ये है सीआईआरपी में और इंडिविजुअल्स और बैंकरप्सी में. यहाँ पर क्या है कि डीआरटी एक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो यहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है. क्योंकि अमाउंट्स इन्वॉल्व बहुत थोड़े छोटे अमाउंट है, 1,000 रुपए से लाख रुपए तक का अमाउंट है. तो उस केस में क्या होगा कि ये जो है मतलब लाख रुपए वाला भी केस आ गया तो डीआरटी अपना टाइम क्यों लगाएगा? तो एप्लीकेशन वगैरह एग्जामिन करना, रिपोर्ट देना, ये सब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम है. डीआरटी मतलब एक किस्म से समरी डिस्पोजल टाइप करेगा. ठीक है. तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आई है 10 दिन के अंदर, विद इन 10 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, एंड सबमिट ए रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आइदर रिकमेंडिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन. अब आपको क्या याद रखना है एग्जाम्स में? एग्जाम में याद रखना है कि भाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है कितने दिन में अपनी रिपोर्ट देगा. ठीक है. ये जहां पर भी डेज हैं वो आपको याद रखने हैं. उसके लिए मैंने चार्ट भी पीछे में दिया है इसका. The report referred to in subsection 1 shall contain the details of the amount mentioned in the application, which in the resolution professional are qualifying debt,
लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज, ठीक है, और भी और कुछ इंफॉर्मेशन उससे मांग सकता है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन प्रोविजन क्या करेगा, ही विल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर रिकमेंडिंग, भाई वो या तो एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को या रिजेक्ट कर रहा है, तो वो अपनी रिकमेंडेशन देगा, ठीक है ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और उसकी कॉपी रिपोर्ट की डेटर को भी देगा, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 14 दिन का टाइम है, जैसे वहां CIRP में होता है, यहाँ पर भी 14 दिन का टाइम है। तो 14 दिन में या तो एडमिट कर लेगी या रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो क्या हुआ कि भाई ये डिस्चार्ज हो गया, मतलब फ्री हो गया बंदा, गंगा नहा लिया, कुछ नहीं देना किसी का, देना ही था 35,000 टोटल। A copy of the order passed by the adjudicating authority along with a copy of the application shall be provided to the creditors. तो creditors को भी दे दी जाएगी within 2 days of passing of the order, ठीक है। Effect of admission of application, तो जब एडमिट हो गई एप्लीकेशन तो मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई एक्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्शंस, अगर कोई क्रेडिटर एग्रीव्ड है बाय द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, वो क्या करेगा, विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑब्जेक्ट, इन्हीं ग्राउंड्स पे ऑब्जेक्ट कर सकता है। एक पहला क्या है, इंक्लूजन ऑफ ए डेट एज ए क्वालिफाइंग डेट, ठीक है, भाई ऐसा भी हो सकता है उसने अपनी रिपोर्ट में दे दिया और मैंने 35,000 देने, उसने देने हो ज्यादा, ठीक है ना। तो इफ सम डेट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड और देयर इज इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफाइंग डेट, ठीक है, so a creditor may file an objection under subsection 1 by way of an application to the resolution professional, तो वो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास जाएगा, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उनको कंसीडर करेगा, एग्जामिन करेगा और फिर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा विद इन 10 days, ठीक है। फिर एक अमेंडेड लिस्ट बनाएगा वो क्वालिफाइड डेट की, ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोलेगा डायरेक्शंस के लिए। एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अब जो डेटर या क्रेडिटर जो एग्रीव्ड है भाई, क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो इफ एनी डेटर और क्रेडिटर इज एग्रीव्ड बाय द एक्शन टेकन बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ही में विद इन 10 days ऑफ सच डिसीजन, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक चैलेंज कर देगा, भाई ये जो आरपी ने जो रिपोर्ट दी है आपको ये गलत है, ठीक है, कि भाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, ठीक है, या वो उस पार्टी के साथ मिला हुआ है, ठीक है, तो ये सारी चीज। और 14 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो ऑर्डर चाहेगी उसको प्लेस करेगी, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन इसमें अलाउ हो गई है तो एक कॉपी बोर्ड को भी जाएगी, ठीक है, और बोर्ड जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अगेंस्ट में भी कुछ एक्शन ले सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां से ना बोर्ड जो है IBPI क्या करता है, IBPI देखता है NCLT DRT के डिसीजंस को वॉच करता रहता है। कहीं पर भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेटर के अगेंस्ट में कोई भी नोटिंग होती है, कोई रिपोर्टिंग होती है, तो बोर्ड उसको एडवर्सली व्यू करता है, उनको शोकॉज नोटिस देता है। तो बोर्ड जो अपने केसेस, डिसिप्लिनरी केसेस, वो यहीं से उठाता है। डेटर की ड्यूटीज क्या है, डेटर की ड्यूटीज ये है कि भाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सारी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, अगर कोई चेंज हुआ है तो वो बताना है, रिप्लेसमेंट अगर चाहें तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन के अंदर बोर्ड से पूछ लेगी, बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर देगी, ठीक है, सेम से प्रोविजन है आपको, ठीक है। अब डायरेक्शंस फॉर कंप्लायंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, अब जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, मान लो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कहेगा कि भाई कंप्लायंस ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ नॉन, अगर डेटर कंप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, कंप्लायंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द डेटर इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इट में सबमिट एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सीकिंग रिवोकेशन ऑफ इट्स ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 84, ठीक है, अगर मान लीजिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई चेंज हो गया है या उसने जो नॉन कंप्लायंस किया है डेटर का, या डेटर है एक्टेड मेलाफाइड, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर वही एडमिट या रिजेक्ट करेगी इस चीज को, ठीक है। डिस्चार्ज ऑर्डर, फाइनल लिस्ट बन गई, ठीक है,
उसके बाद में उसको डिस्चार्ज ऑर्डर हो जाएगा। डिस्चार्ज मतलब गंगा जल से नहा लिए, पवित्र हो गए, कुछ नहीं देना लेना किसी का। ये है फ्रेश स्टार्ट बेसिकली। ठीक है, अब हम देखते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। फ्रेश स्टार्ट तो इतना सही है। तो फ्रेश स्टार्ट में क्या है, वो 20,000, 60,000, 35,000। ठीक है, वो कंडीशन देखनी है और कंडीशन देख के वो डिटेल्स बना लेनी है क्या है, और उस हिसाब से उसको कर लेना है। फ्रेश स्टार्ट तो इतना सही है। अब हम देखते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या है, डेटर खुद या थ्रू आरपी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है, डीआरटी, कि भाई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मेरे में स्टार्ट किया जाए। अगर पार्टनर है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स विल पुट एन एप्लीकेशन। ठीक, सिंपल मेजॉरिटी, मतलब अगर मान लीजिए 6 हैं तो 3 भी कर सकते हैं। ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म फाइल द एप्लीकेशन जॉइंटली। और एप्लीकेशन किस डेट्स में फाइल की जाएगी, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स विच आर नॉट एक्सक्लूडेड डेट्स। ठीक है, एक्सक्लूडेड डेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्सक्लूडेड डेट कौन से होते हैं, एक्सक्लूडेड डेट में कोई पेनल्टी है, कोई फाइन है, कोई मान लीजिए मेंटेनेंस देना है किसी कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो वो सारी चीजें एक्सक्लूडेड डेट में आती हैं। एंड ए डेटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 1 इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था सेक्शन 11 सीआईआरपी में। तो सेक्शन 11 में क्या कहता था कि कौन कौन से सीआईआरपी में नहीं जा सकते। वो बेसिकली वही लोग नहीं जा सकते थे जिनकी अभी अभी सीआईआरपी हुई है या वाइंडिंग अप चल रही है। तो यहाँ पर भी वही है, अगर अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है, कोई फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चल रहा है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, बैंकरप्सी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना, तो वो एप्लीकेशन नहीं दे सकते। क्रेडिटर भी इसमें एप्लीकेशन दे सकता है। एक ही तरह के क्रेडिटर ही है, सिर्फ इसमें वो नहीं कि ऑपरेशनल और फाइनेंशियल, ओनली वन टाइप ऑफ क्रेडिटर्स। तो creditor may apply either by himself or jointly with other creditors or through a resolution professional to the adjudicating authority. For initiating an insolvency resolution process under this section. ठीक है, तो अपने आप भी कर सकता है क्रेडिटर, सिंगल क्रेडिटर भी, जॉइंटली भी, या थ्रू ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में कर सकता है, वन और मोर पार्टनर्स के अगेंस्ट में कर सकता है, फर्म के कर सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फर्म where an application has been made against one partner in a firm, any other application against another partner in the same firm, तो वो भी वहां पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, कई बार में ज्यूरिसडिक्शन का सवाल आता है डीआरटी में, तो क्या होता है, मान लीजिए एक पार्टनर रहता है दिल्ली में, एक रहता है बॉम्बे में। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन एक दिल्ली में फाइल होगी एक पार्टनर के अगेंस्ट में, दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में बॉम्बे में फाइल होगी, तो उनको क्लब कर देते हैं। ठीक है ना, और जहां पर पहली एप्लीकेशन आई है वहीं पर दूसरे को भी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, उसमें लगाना क्या है, उसमें लगाने हैं डेट्स ओड बाय द डेटर, फेलियर विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज। यहाँ पर पीरियड है 14 डेज, जैसे वहां पर पीरियड कितना था सेक्शन 8 में 10 डेज का। ठीक है, 10 डेज में ऑपरेशनल क्रेडिटर को नोटिस देना पड़ता था कि 10 दिन में पेमेंट करो, यहाँ पर पीरियड है 14 डेज। वहां फाइनेंशियल क्रेडिटर को तो कोई नोटिस देना नहीं था, डिफॉल्ट हुआ और सीधा चले गए आप सेक्शन 7 में। यहाँ पर क्या है, आपको 14 दिन का नोटिस देना है, फिर वही रेलेवेंट एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही एप्लीकेशन फाइल की, आपका इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो गया, आपके अगेंस्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता। ठीक, फिर अगर मान लीजिए आपने खुद एप्लीकेशन फाइल की है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन के अंदर बोर्ड से पूछेगा, और बोर्ड यहाँ पर 7 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर पीरियड जो है वो 7 दिन है। ठीक है, इनिशियल एप्लीकेशन में कंफर्मिंग द अपॉइंटमेंट या रिजेक्टिंग। ठीक है, और वो कहे दूसरा, यहीं पर सिर्फ 7 डेज है, अदरवाइज सब जगह 10 दिन है। तो कई बार इसी पे सवाल पूछ लेते हैं, तो सेक्शन 97 आप देख लीजिए। तो जहां पर भी 94 या 95 की एप्लीकेशन है, डेटर ने खुद फाइल की या क्रेडिटर ने खुद फाइल की, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसमें था नहीं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछेगी विद इन 7 डेज। ठीक है, और बोर्ड क्या करेगा, 10 दिन में रिवर्ट करेगा। ठीक, मेन बात क्या ध्यान में रखने वाली है, अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू एप्लीकेशन फाइल हुई है तो बोर्ड 7 दिन में रिवर्ट करेगा,
और अगर कोई आरपी का नाम नहीं था तो 10 डेज में रिवर्ट करेगा। इतना ही है 97। 98 रिप्लेसमेंट, तो अगर बाद में भी कभी भी आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। वो ये वो 7 दिन में पूछेगा, 10 दिन में बाद जवाब देगा, इतना ही है, ठीक। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, मैंने पहले ही बता दिया इनिशियली आपको कि मोटी मोटी बात ये है कि एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटी इस केस में ज्यादा है, डीआरटी वाले केस में, क्योंकि अमाउंट्स इन्वॉल्व आर वेरी स्मॉल। तो हर चीज की रिपोर्ट बनाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर ही डीआरटी एक्ट करेगा। वहां पर क्या था, वहां पर एनसीएलटी का मेन रोल था। वहां पर अगर कोई उसने रिपोर्ट दी उसको रिजेक्ट भी कर सकता था, यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन इसका प्राइमरी रोल है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो रेजोल्यूशन जैसे एडमिट करने से पहले भी यहाँ पर रिपोर्ट है, वहां पर एडमिट करने से पहले कुछ नहीं था, वहां एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को असर्टेन करना था डिफॉल्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या ये रिपोर्ट देगा कि भाई ये एप्लीकेशन एडमिट करो या रिजेक्ट करो। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन फाइल हुई इंसॉल्वेंसी के लिए, बैंक्रप्सी के लिए, ये क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, ठीक है, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर, और अपनी रिपोर्ट बनाएगा, या तो अप्रूवल के लिए या रिजेक्शन के लिए, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन फाइल्ड है अंडर सेक्शन 95, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में रिक्वायर द डेट टू प्रूव रीपेमेंट ऑफ द डेट क्लेम्ड एज अनपेड बाय द क्रेडिटर, ठीक है। तो अब जैसे इसमें केस में क्या है, मान लीजिए भाई क्रेडिटर ने एक एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, तो क्रेडिटर वो डेटर से मांगेगा, भाई ऐसा तुमने पेमेंट कर दी है तो तुम मुझे प्रूफ दे दो, ठीक है। 95 वाली एप्लीकेशन किसकी है, 95 वाली एप्लीकेशन क्रेडिटर की है, ठीक है। 94 वाली एप्लीकेशन है डेटर की, ठीक है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। तो अगर क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल की तो डेटर से पूछ लेगा कि भाई तुमने पेमेंट कर दी तो तुम मुझे बता दो, एविडेंस दे दो, चेक का कोई एक्नॉलेजमेंट है, कुछ भी है, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि जैसे एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी मैंने आपको बताया था, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड इज द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, NESL। तो अगर कोई एप्लीकेशन जो फाइल की गई वो रजिस्टर्ड है, वो डेट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ वहां पर उनके रिकॉर्ड में आता है, तो डेटर उस चीज को डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि मैंने देनी है। मान लो वहां पर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में दिखा रहा है, NESL के रिकॉर्ड में दिखा रहा है कि भाई इसने इसके 10 लाख रुपए देने हैं, तो वो ये डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि 10 लाख रुपए मैंने नहीं देने। ये तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग एन एप्लीकेशन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो भी इंफॉर्मेशन जिससे चाहेगा मांग लेगा, ठीक है, फिर एग्जामिन करेगा उस चीज को, यही है, और एक्सेप्ट या रिजेक्शन के लिए बोलेगा। अब इस एप्लीकेशन में भी उसको लग सकता है कि भाई ये तो फ्रेश स्टार्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो ये कह देगा कि भाई इसको जो है फ्रेश स्टार्ट वाली एप्लीकेशन मान लीजिए, ठीक है। तो फ्रेश स्टार्ट से यहां भी आ सकती है, और यहां से फ्रेश स्टार्ट भी जा सकती है, ठीक। एडमिशन और रिजेक्शन वही 14 डेज का टाइम, ठीक है। तो 14 डेज में वो जो है ये करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक। अब इसमें ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर एडमिट करता है, तो अगर आरपी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि भाई डेटर और क्रेडिटर के बीच में नेगोशिएशन कर लिया जाए। जैसे वहां पर भी हमने देखा था, वहां पर भी क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है। CIRP में भी 90 डेज का पीरियड देते हैं लिक्विडेटर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी सिमिलर सी सिचुएशन है, यहाँ पर भी नेगोशिएशन हो सकता है डेटर और क्रेडिटर के बीच में, और एक आपको रीपेमेंट प्लान बनाना है, ठीक। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, कॉपी दे देगी, किसको, डेटर, क्रेडिटर और आरपी को, विद इन 7 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिया। और अगर मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, तो ये या एप्लीकेशन वाज मेड टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, तो इस केस में क्या होगा कि क्रेडिटर जो है इज एंटाइटल्ड टू फाइल फॉर ए बैंक्रप्सी ऑर्डर, ठीक। मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम में क्या है कि
जैसे एप्लीकेशन, एक तो मैंने बताया कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है तो इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड व्हेन एप्लीकेशन इज एडमिटेड देन मॉरेटोरियम स्टार्ट्स, ठीक है। और इट विल सीज व्हेन आफ्टर 180 days with the date of application, admission of the application, ठीक है, or on the date the adjudicating authority passes an order on the repayment plan, whichever is earlier. मॉरेटोरियम पीरियड में कोई लीगल सूट नहीं हो सकता। पब्लिक नोटिस जाएगा और क्लेम्स मंगाए जाएंगे। पब्लिक नोटिस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इशू करेगी विद इन 7 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर, ठीक है। इस नोटिस में क्या रहेगा? डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर, पर्टिकुलर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, ठीक है। ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स हमने पहले देख लिया, कितना था उसमें? 21 days, ठीक है। नोटिस 1 इंग्लिश 1 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जो प्रीमिसेस हैं डीआरटी के, वहां पर भी लगा दिया जाएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ द डीआरटी, ठीक है। रजिस्टरिंग ऑफ क्लेम्स, ये रजिस्ट्री ऑफ क्लेम्स कैसे भी कर सकते हो आप, फिजिकल कॉपी भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक भी, कोरियर, स्पीड पोस्ट, जैसे वहां पर कोरियर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोरियर भी है। In addition to the claims, the creditor shall provide to the resolution professional personal information and such particulars as may be prescribed, ठीक है। उसके बेसिस पे ये क्या करेगा? एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बना लेगा। एक मिनट, अब इसने क्या करना है? एक लिस्ट बना लेनी है। विद इन 21 days तो क्लेम लॉन्च करने हैं, ठीक है, और इसको बनानी है लिस्ट विद इन 30 days। जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद में रीपेमेंट प्लान, डेटर, ये रीपेमेंट प्लान बनाएगा डेटर। इसमें कोई रेजोल्यूशन प्लान वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, सो इट इज अ रीपेमेंट प्लान। डेटर विल प्रिपेयर इन कंसल्टेशन विद द आरपी रीपेमेंट प्लान कि कैसे, हाउ ही प्रपोजेस टू पे, ठीक है। तो वो आरपी को कह सकता है कि भाई मेरे बिहाफ पे आप बिजनेस चला लो, या रियलाइज कर लो, या एडमिनिस्टर डिस्पोज ऑफ कर दो। ये एक, उसके अलावा उसमें जस्टिफिकेशन आएगा कि ऑन द, उसके क्या, व्हाट इज द लॉजिक ऑन बेसिस ऑफ व्हिच द क्रेडिटर्स मे एग्री, ठीक है। वो ये लॉजिक दे सकता है कि जी देखो जी, मेरे पास तो इतनी ही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, डेट्स ज्यादा है, इस तरह से मैंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, ऑलरेडी सिक्योर्ड है। मतलब सिक्योर्ड का मतलब क्या? उसने पहले से ही लोन ले रखा है, तो जो सिक्योर्ड एसेट्स है वो तो वैसे ही एक्सक्लूडेड एसेट्स में आ गए, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे वो कह देगा भाई, क्रेडिटर्स को पता चल जाएगा जब इसके पास है ही नहीं कुछ, तो इससे क्या ले लेंगे। प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ फीस भी इसमें आएगा और सच अदर मैटर्स। अब इसके बेसिस पे ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपना एक रीपेमेंट प्लान बनाएगा, ठीक है। ही विल सबमिट द रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट प्लान तो बेसिकली डेटर ही देता है, पर ये ही विल सबमिट द रीपेमेंट प्लान अलॉन्ग विद हिज रिपोर्ट। वो बताएगा कि भाई ये कंप्लायंट है, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, रीजनेबली वर्केबल है, और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी जरूरी है या नहीं है, ठीक है। तो अब ये है कि अगर वो कहेगा क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं है, तो उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसमें डेट टाइम भी देगा कि भाई कब क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी है, ठीक है। 14 दिन से 28 दिन के बीच में क्रेडिटर्स की आपको मीटिंग बुलानी है, और जो कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिटर्स है वो भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, रिगार्डिंग डेट एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग। ये नहीं भाई कहीं आप गांव में जाके मीटिंग कर दो। समनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स की मीटिंग बुला लेगा, 14 दिन का कम से कम नोटिस देना पड़ेगा बिफोर द डेट फिक्स फॉर द मीटिंग, ठीक है। जो भी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर पहले बना ली बेस्ड ऑन क्लेम्स, 21 दिन में क्लेम आ गए, 30 दिन में रिपोर्ट बना ली, ठीक है। तो जिन जिन का भी लिस्ट बना हुआ है उनको नोटिस भेज देगा, ठीक है, और उनको एड्रेस बता देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कि जहां पर रीपेमेंट प्लान और रिपोर्ट मैंने भेजी है, ठीक है। और उसमें क्या जाएगा? कॉपी, जो नोटिस के साथ में कॉपी ऑफ द रीपेमेंट प्लान जाएगी, कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जाएगी, कॉपी ऑफ द सेड रिपोर्ट जाएगी, फॉर्म्स जाएगा, प्रॉक्सी वोटिंग, और प्रॉक्सी वोटिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें नोटिस ऑफ मीटिंग में जाएंगी। फिर मीटिंग जो कंडक्ट होगी,
ये इसके लिए 109, 110 और 111 के हिसाब से। और मीटिंग में क्रेडिटर्स में अप्रूव, मॉडिफाई और रिजेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी मॉडिफिकेशन सजेस्टेड है तो उसके लिए डेटर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि डेटर इज द पर्सन हु हैज टू रीपे, ठीक है। ही कैन नॉट असाइन दिस रिस्पांसिबिलिटी टू समवन एल्स, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हियर। तो डेटर हिमसेल्फ हैज टू से कि दिस इज द वे इन व्हिच आई इंटेंड टू रीपे माय लायबिलिटीज, ठीक है। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल may for a sufficient cause adjourn the meeting of the creditors for a period of not more than 7 days at a time, ठीक है। वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी डेट है, ठीक है। और किस किस को नहीं होगा, जो अनलिक्विडेटेड अमाउंट है। अनलिक्विडेटेड अमाउंट मैंने बताया, लायबिलिटी इज देयर बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन, ठीक है। एक क्रेडिटर अगर उसका नाम ही लिस्ट में नहीं है तो वो वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो तो आप वोट नहीं दे सकते, ऐसे ही क्रेडिटर लिस्ट में आपका नाम नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते। और यू आर एसोसिएट ऑफ द डेटर, देन आल्सो यू कैन नॉट वोट। राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन रिलेशन टू रीपेमेंट प्लान। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्या है, दे आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। कब वोट कर सकते हैं? A secured creditor participating in the meeting of the creditors and voting in relation to repayment plan shall forfeit his right to enforce the security during the period of the repayment plan in accordance with the terms of the repayment plan, ठीक है। अगर वो मीटिंग में आते हैं, ठीक है, तो वो अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स नहीं कर सकते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रीपेमेंट प्लान, बाद में कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो सिक्योर्ड अपना राइट फॉरफिट नहीं करते, वेयर सिक्योर्ड क्रेडिटर डज नॉट फॉरफिट हिज राइट टू एनफोर्स सिक्योरिटी, ही शैल सबमिट एन एफिडेविट टू द आरपी एट द टाइम ऑफ द क्रेडिटर्स स्टेटिंग, भाई ऐसा हो सकता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर में भी हैविंग टू पोर्शंस, कुछ सिक्योर्ड डेट है कुछ अनसिक्योर्ड है, तो वो कहेगा भाई मैं अनसिक्योर्ड के लिए आया हूं यहाँ पर मीटिंग में, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर, और एस्टिमेटेड वैल्यू बता देगा अनसिक्योर्ड डेट की, उसी प्रोपोर्शन में उसको जो है वोटिंग राइट मिल जाए। और अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर इसमें वोट करता है तो जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट्स है दे विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट डेट, ठीक है। तो कॉन्करेंस ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी ऑब्टेन्ड इफ इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑन रीपेमेंट प्लान बट प्रोविजन ऑफ द रीपेमेंट प्लान अफेक्ट्स हिज राइट टू एनफोर्स सिक्योरिटी, ठीक है। अगर रीपेमेंट प्लान में कुछ ऐसा है कि भाई उसकी सिक्योरिटी पर कोई आंच आ रही है, ठीक है ना, तो उसकी कंकरेंस ली जाएगी। जैसे वहां पर हम इंटरिम फाइनेंस की कॉन्सेप्ट थी हमारे पास सीआईआरपी में, हम क्या करते थे कि ट्वाइस द अमाउंट पुराने सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए छोड़ देते थे, ठीक है, बैलेंस पर हम इंटरिम फाइनेंस रेज कर लेते थे। यहाँ पर तो एक ही बंदा है, उसी ने पहले से ही नहीं दे पा रहा, वो नया फाइनेंस कहां से मिलेगा उसको। तो आपको क्या करना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट ले लेनी है, ठीक है, कि भाई आपके पास ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इज मच मोर इन रिलेशन टू द डेट, तो हम चाहते हैं भाई और भी इस पे लोन ले लिया जाए या कुछ इस तरह से प्लान बना लिया जाए, ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, या अगर वो डिविजिबल सिक्योरिटी है तो भाई अगर मान लो आप 2 करोड़ की आपके पास प्रॉपर्टी है, आपका 1 करोड़ का लोन है, तो आप हाफ प्रॉपर्टी ले लो, हाफ को हम बेच के अपना बाकियों का जुगाड़ कर देते हैं। For the purpose of this section, period of the repayment plan means the period from the date of the order passed under section 104 till the date on which the notice is given by the resolution professional or report submitted by the resolution professional, ठीक है। अप्रूवल ऑफ रिपेमेंट प्लान, अब रिपेमेंट प्लान या तो आपको 75%, जैसे वहां पर 66% मेजोरिटी है, यहाँ पर 75% मेजोरिटी, ये अनदर फेवरेट है ऑफ एग्जामिनर्स, ये पूछते हैं नॉर्मली कि यहाँ पर कितनी मेजोरिटी चाहिए, तो यहाँ 75% है, ठीक है, अप्रूवल के लिए। जैसे वहां पर 66, वहां पर भी पहले 75 थी, बाद में वो 66 चेंज की। रिपोर्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स ऑन रिपेमेंट प्लान, अब ये क्या करेगा, अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा ऑन रिपेमेंट प्लान कि भाई रिपेमेंट प्लान जो है ये यहाँ पर डिस्कस हुआ, प्लान अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ, अगर अप्रूव हुआ तो मॉडिफिकेशन क्या थी, ठीक है, और मॉडिफिकेशंस के लिए फिर डेटर ने अप्रूव किया कि नहीं किया, ये सब चीजें ये रिपोर्ट देगा, ठीक है। ये कॉपी ऑफ द रिपोर्ट किसको देगा, डेटर को देगा, क्रेडिटर्स को देगा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा। और अब फिर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज डीआरटी ऑन रीपेमेंट प्लान। ये क्या बताएंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय एन ऑर्डर अप्रूव और रिजेक्ट द रीपेमेंट प्लान on the basis of the report of the meeting of the creditors submitted by the resolution professional under section 112, ठीक है, provided
अगर मान लो मीटिंग हुई ही नहीं है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर होगा अप्रूविंग द रीपेमेंट प्लान में ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डायरेक्शंस फॉर इंप्लीमेंटिंग द रीपेमेंट प्लान। तो उसमें कैसे इंप्लीमेंट होगा उसके बारे में भी डायरेक्शंस हो सकती है। अगर उनको लगता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि भाई रीपेमेंट प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन है, तो वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोलेगा यार ये प्लान तो वर्केबल नहीं लग रहा, आप दोबारा मीटिंग बुलाओ ऑपरेटर्स की। ठीक है, और इफेक्ट ऑफ ऑर्डर क्या होगा? जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रीपेमेंट प्लान पर ऑर्डर पास कर देगी उसका क्या इफेक्ट होगा? वेयर या तो उसने अप्रूव किया होगा या रिजेक्ट किया होगा। अगर अप्रूव किया है तो इट विल टेक इफेक्ट एज इफ प्रपोज्ड बाय द डेटर इन द मीटिंग। ठीक है, और बाइंडिंग हो जाएगा डेटर्स और क्रेडिटर्स पे। जहां पर रिजेक्ट हो जाएगा तो बैंक्रप्सी वाली फाइल, बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन फाइल करो, दोनों डेटर भी और क्रेडिटर भी दोनों फाइल कर सकते हैं। एंड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर passed by the adjudicating authority shall be provided to the board for the purpose of recording and entry in the register। ठीक, तो यहां पर भी क्या है कि बिफोर इनिशिएटिंग बैंक्रप्सी, क्योंकि बैंक्रप्सी क्या है उसमें सोशल स्टिग्मा भी अटैच्ड है, तो इसीलिए वो चाहते हैं भाई रीपेमेंट प्लान की बात कुछ कर ले। वैसे भी कॉमन पार्लांस में भी क्या होता है, अगर आदमी किसी ने पैसे देने हैं वो नहीं दे रहा तो क्या होता है, पंचायत बुलाते हैं। ठीक है ना, पंचायत क्या हुई, यहाँ क्रेडिटर्स हो गए समझ लो, पंचायत बुलाते हैं, पूछते हैं भाई तुम कैसे कैसे पेमेंट करोगे बताओ। वो कहेगा जी मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो अपना प्लान बताता है वो। अगर प्लान हो जाता है ठीक है, अप्रूव हो जाता है ठीक है, नहीं तो बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन फाइल करो। ये है इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड है ही विल सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन। भाई प्लान तो दे दिया, अब प्लान पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि नहीं, उसने कह दिया मैं ऐसे ऐसे पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट वो कुछ कर नहीं रहा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डायरेक्शंस। ठीक है, कोई भी मैटर अराइज होता है तो वहां से डायरेक्शन ले लेगा और वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्शन से करेगी। अब कंप्लीट हो गया। कंप्लीट दो तरह से हो सकता है, या तो पेमेंट होएगी या नहीं होगी। अगर पेमेंट हो गई तो क्या करेगा, विद इन 14 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान। ठीक है, वो उन पर्संस को बता देगा भाई देखो मेरे हिसाब से ये सारी सारी पेमेंट इसमें हो गई है। ठीक है ना, रीपेमेंट प्लान जो है फुल्ली इंप्लीमेंट हो गया है और सारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स और कैसे कैसे पेमेंट हुई वो सारी चीजें बता देगा। ठीक है, किसको देगा ये, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। और अगर एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड भी हो सकता है फॉर सच नॉट एक्सीडिंग 7 डेज। ठीक है, 7 दिन की एक्सटेंशन है, ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए रीपेमेंट प्लान कमिंग टू एंड प्रीमेच्योरली, अगर मान लो पूरी तरह से इंप्लीमेंट ही नहीं हो, उसने प्रॉमिस किया डेटर ने देने के लिए, बट ही कुड नॉट पे, उस केस में क्या होगा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट सबमिट करेगा। अभी अभी जितनी जितनी पेमेंट, मान लो भाई 60% पेमेंट हो चुकी है, बाकी इतनी बाकी है, इस तरह से, और पेमेंट पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जो डेटर या क्रेडिटर, उनको क्या है, दे आर एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर बैंक्रप्सी ऑर्डर। दे मे और मे नॉट अप्लाई फॉर बैंक्रप्सी ऑर्डर। ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे वहां पर क्या था, अगर रेजोल्यूशन नहीं तो लिक्विडेशन तो होना ही होना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है अगर आपका रीपेमेंट प्लान सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, प्रीमेच्योर हो गया, तो भी दे मे नॉट फाइल फॉर बैंक्रप्सी। पता चला है ही नहीं इसके पास, तो हम क्यों काय को अपना और दिमाग खराब करें, पैसे भी लगाएं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall forward to the persons bound by the repayment plan under section 115। इनको कॉपी दे देगा, क्या दे देगा, जो रिपोर्ट आरपी की है। ठीक है, और जो ऑर्डर पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, और ये क्या है, ये बोर्ड को भी कॉपी दे देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, डिस्चार्ज ऑर्डर, अगर तो प्लान पूरा हो गया तो डिस्चार्ज हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग फॉर ए डिस्चार्ज ऑर्डर इन रिलेशन टू द डेट्स मेंशन्ड इन द रीपेमेंट प्लान। मान लीजिए 4 डेट थे, 4 में 2 अगर पेमेंट हो गए तो 2 के केस में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पास सच डिस्चार्ज ऑर्डर। द रीपेमेंट प्लान में प्रोवाइड फॉर अर्ली डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑन कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान। डिस्चार्ज ऑर्डर शैल बी फॉरवर्डेड टू द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज। ठीक है, द डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 shall not discharge any other person from any liability in respect of his debt। ठीक है, ये है। अब आ गई बैंक्रप्सी। यहाँ पर क्या है, देव गॉट अ राइट टू सू। भाई उनको पैसे मिले नहीं, उसने कहा मैं दूंगा, दे नहीं पाया, या लोगों को 60% मिल गए, बाकी उन्होंने कहा छोड़ो नहीं, जो अब रहने दो,
ठीक है, फाइल ही नहीं किया, कुछ नहीं कहा, नहीं भाई इसको छोड़ेंगे ही, हम तो बैंक्रप्सी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो यहाँ पर उनके पास राइट है, दे मे और मे नॉट। तो बैंक्रप्सी ऑर्डर एप्लीकेशन दोनों दे सकते हैं, डेटर भी और क्रेडिटर भी। डेटर भी क्या देगा, डेटर को क्या फायदा है, डेटर को फायदा ये है कि एक बार इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, फिर किसी का देना ही नहीं कुछ, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश हो गया। तो एन एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी ऑफ अ डेटर मे बी मेड बाय ए क्रेडिटर इंडिविजुअली और जॉइंटली और बाय ए डेटर टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। दोनों ही दे सकते हैं, डेटर भी और क्रेडिटर भी। क्रेडिटर सिंगली भी और जॉइंटली भी दे सकते हैं, कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है जो ऑपरेशनल या फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, आपका ऑर्डर पास हुआ है अंडर सेक्शन 115 या 118, ये कब फाइल करनी है आपको, 3 महीने के अंदर। जब आपका ऑर्डर पास हुआ एडमिशन का या रिजेक्शन का, जो भी हुआ आपका वहां पर प्री पेमेंट वाला, उसके बाद में अगर आपको पूरे पैसे नहीं मिले तो आप यहाँ एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एंटाइटल्ड हो विद इन 3 मंथ। तो 3 महीने का टाइम मिला, ठीक है। वेयर द डेटर इज अ फर्म, तो एप्लीकेशन जो है वो कोई भी पार्टनर फाइल कर सकता है, ठीक है। डेटर जो एप्लीकेशन फाइल करेगा वही सारी अपनी राम कहानी देगा इसमें, ठीक है। And an application for bankruptcy by the debtor shall not be withdrawn without the leave of the adjudicating authority. तो एडजुडिकेट एक बार उसने एप्लीकेशन दे दी बैंक्रप्सी की डेटर ने, तो वो उसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन के बिना विड्रॉ नहीं हो सकती। क्रेडिटर जो देगा, क्रेडिटर भी वो अपना नेचुरल रिकॉर्ड देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो देगा, ठीक है। ये है, अगर सिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड में क्या देगा, स्टेटमेंट बाय द क्रेडिटर हैविंग द राइट टू एनफोर्स द सिक्योरिटी दैट ही शैल इन द इवेंट ऑफ ए बैंक्रप्सी ऑर्डर बीइंग मेड गिव अप हिज सिक्योरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स ऑफ द बैंक्रप्ट, ठीक है। या तो ये अब एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे नहीं मिले, उसने बैंक्रप्सी के लिए एप्लीकेशन लगा दी, उसमें वो या तो ये कह सकता है कि भाई ऐसा है, मैं अपना जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उनको एनफोर्स नहीं करूंगा, आई विल लीव इट टू द कॉमन हॉच पॉच फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। या फिर वो स्टेटमेंट देगा कि ये सिर्फ अनसिक्योर्ड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, सिक्योर्ड तो मेरे पास है ही सिक्योरिटी, ठीक है। और एक फिर उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू रहेगी ऑफ द अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इसमें सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। अगर कोई मर भी गया है डेटर तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, ठीक है। और ये जो है, चाहे डेटर ने एप्लीकेशन दी हो चाहे क्रेडिटर ने एप्लीकेशन दी हो, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की मर्जी के बिना विड्रॉ नहीं हो सकती। इफेक्ट क्या होगा, इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरिम मॉरेटोरियम में वही कहानी कि कोई लीगल सूट वगैरह फाइल नहीं हो सकता। अपॉइंटमेंट होगा ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज बैंक्रप्सी ट्रस्टी, जैसे वहां पर लिक्विडेटर होता था, यहाँ पर बैंक्रप्सी ट्रस्टी, क्योंकि यहाँ रीपेमेंट प्लान फेल हो गया। जैसे वहां रेजोल्यूशन प्लान फेल हो जाए तो कौन अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर। ऐसे यहाँ पर रीपेमेंट प्लान फेल हो गया तो कौन अपॉइंट हो गया, बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है। तो अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल प्रपोज्ड है, पहले ही उन्होंने एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, डेटर या क्रेडिटर, कोई भी, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने नाम दे रखा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या पूछेगी, 7 दिन में पूछ लेगी कि भाई इसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं है, बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट कर देगा, ठीक है। और अगर नहीं किया, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि स्मॉलर अमाउंट्स हैं, तो डेटर या क्रेडिटर अपने आप भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं विदाउट नेमिंग एनी बैंक्रप्सी ट्रस्टी। तो उस केस में क्या होगा, उस स्टेज में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पूछ लेगी 7 दिन में, और बोर्ड जो है 10 दिन में रिवर्ट कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ये है, ये सिंपल से प्रोविजंस हैं। आप उनको दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सिर्फ चीजें आपको याद करने वाली है, वो डेट्स हैं, पीरियड्स हैं, पेनल्टीज हैं, या कुछ कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन देखो उसी बात पे पूछा जा सकता है जो क्वांटिफाइबल होगी, ठीक है ना। ओपिनियन वाले क्वेश्चन तो आ नहीं सकते क्योंकि मल्टीपल चॉइस है। तो बैंक्रप्सी ऑर्डर क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल पास ए बैंक्रप्सी ऑर्डर विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग द कंफर्मेशन और नॉमिनेशन ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है। ये एक बैंक्रप्सी ऑर्डर पास कर देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि देखो अब इसमें कुछ और तो करना नहीं उन्होंने। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट हो गया,
पैसे उसने देने नहीं, रीपेमेंट प्लान उसका फेल हो चुका, ठीक है ना, तो बैंक्रप्सी वो जो है एक बैंक्रप्सी ऑर्डर पास कर देंगे विद इन 14 days ऑफ रिसीविंग द कंफर्मेशन और नॉमिनेशन ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको shall provide the following document to bankrupt creditor और bankruptcy trustee within 7 days। जैसे 7 days में रिवर्ट करती है, 7 days में ऑर्डर की कॉपी देगी, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, कॉपी ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर। और ये वैलिडिटी क्या है, इट विल कंटिन्यू टू हैव इफेक्ट टिल द डेटर इज डिस्चार्ज्ड। बैंक्रप्सी ऑर्डर का क्या होगा, बैंक्रप्सी ऑर्डर का क्या इफेक्ट है, बैंक्रप्सी ऑर्डर का इफेक्ट ये है कि जो एस्टेट है बैंक्रप्ट की, इट शैल वेस्ट इन द बैंक्रप्सी ट्रस्टी। जैसे लिक्विडेटर के पास चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर बैंक्रप्सी ट्रस्टी के पास आ जाएगी उसकी एस्टेट, ठीक है। हमने पहले ही देख लिया कि उसमें कौन से एक्सक्लूडेड एसेट्स हैं और कौन से एक्सक्लूडेड डेट है। The estate of the bankrupt shall be divided among his creditors, ठीक है, नेचुरली क्रेडिटर्स को ही देनी है वो। Subject to the provisions of section 2, a creditor of the bankrupt indebted in respect of a debt claimed as a bankruptcy debt shall not initiate any action against the property of the bankrupt in respect of such debt, ठीक है। तो जो क्रेडिटर है वो किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एक्शन इनिशिएट नहीं करेगा, ठीक है, कोई नई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा, ये है। लेकिन अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो वो बेच सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उसको भी एक्शन कितना लेना है, उसको 30 दिन का टाइम दिया, वो 30 दिन के अंदर उसको एक्ट करना है अपनी सिक्योरिटी पर। No secured creditor shall be entitled to any respect of his debt after the bankruptcy commencement date if he does not take any action to realize the security within 30 days from the said date, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर उसको एक्शन ले लेना। Where a bankruptcy order under section 126 has been passed against a firm, the order shall operate as if it were a bankruptcy order made against each of the individuals who on the date of the order is a partner, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या है कि लायबिलिटी आपकी जॉइंट एंड सेवरल है। एक मिनट, दिविशा बग्गा जी पूछ रही हैं, सर रीपेमेंट प्लान टू बी मेड ओनली इन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड नॉट इन, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए दिविशा बग्गा जी, फ्रेश स्टार्ट में तो क्या हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट में उसके पास कुछ है ही नहीं, उसकी सालाना इनकम 60,000 रुपए है, एसेट्स उसके पास 20,000 रुपए के हैं टोटल, और 35,000 रुपए उसने लोन देना है। तो उसको कहते हैं भाई तुम गंगा नहा लिए, तुम फ्री हो गए, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो रीपेमेंट प्लान होना ही नहीं है उसमें। दूसरा पूछा है इन्होंने, इन CIRP 100 और 10% whichever is less financial creditor has to file, but in case of individual only one financial, yes, हाँ, और कोई भी एक फाइनेंशियल क्रेडिटर भी जो है ये इसके बैंक्रप्सी प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वो कोई देखिए ऐसा ना, यहाँ पर वो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स वाली कॉन्सेप्ट नहीं, भाई इंडिविजुअल्स है ना या पार्टनरशिप फर्म्स है, तो यहाँ पर वो ऐसा फंडा नहीं है। विद इन हाउ मेनी डेज रीपेमेंट प्लान टू बी सबमिटेड, देखिए ऐसा है 180 डेज का पीरियड है, 180 डेज या उससे पहले सबमिट कर सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ ठीक है, यहाँ पर भी 180 डेज ही है, जैसे वहां पर 180 डेज है, यहाँ पर भी सेम है 180 डेज ही है। 180 डेज आया भी है, मैंने मेरी प्रेजेंटेशन में आया है 180 डेज। 180 डेज या उससे पहले अगर प्लान सबमिट हो जाए तो वो पीरियड वहीं खत्म हो जाएगा, जैसे वहां पर भी वही है कि 180 डेज से पहले भी तो आप रेजोल्यूशन प्लान ला सकते हो, मैक्सिमम पीरियड है 180 डेज। एक मिनट जी, हेलो, राम राम जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, पढ़ा रहा हूँ IBC वाले स्टूडेंट्स को। नहीं नहीं बताइए, कोई इंपॉर्टेंट बात तो बताइए, तो 9 बजे कर लेते हैं, 9 बजे करते हैं, आराम से करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वेयर ए बैंक्रप्सी ऑर्डर इज पास्ड ऑन द एप्लीकेशन, ये हमारे दोस्त हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इनको कोई कंपनी सेक्रेटरी चाहिए जो ड्राफ्टिंग वगैरह का काम कर सके या NCLT में थोड़ा भागदौड़ कर सके, तो कोई हो तो बताइएगा, कोई इंटरमीडिएट भी चलेगा, ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश वगैरह अच्छी आती हो,
तो आजकल क्या है, यंग बच्चों की ना इंग्लिश भी कमजोर है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ हो तो बताइएगा। आई होप यू हैव माय मोबाइल नंबर विद यू। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वेयर ए बैंक्रप्सी ऑर्डर इज पास्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी बाय ए क्रेडिटर अंडर सेक्शन 123, द bankrupt shall submit a statement of financial position to the bankruptcy trustee within 7 days from the bankruptcy commencement date। ठीक है। अब क्रेडिटर की एप्लीकेशन थी, बैंक्रप्सी ऑर्डर पास हो गया, तो बैंक्रप्ट जो है अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देगा टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी विद इन 7 डेज। ठीक है। और इसका फॉर्म है, फॉर्म के अंदर वो देगा। तो बैंक्रप्ट अगर फर्म है तो इट्स पार्टनर्स ऑन द डेट ऑफ द ऑर्डर, वो अपनी जॉइंट स्टेटमेंट देंगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, एंड ईच पार्टनर ऑफ द फर्म शैल सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ हिज फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि उनकी जॉइंट भी लायबिलिटी और सेवरल भी, ये हम बाद में देखेंगे कि जैसे पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में अगर हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा, पहले पार्टनरशिप फर्म को टच करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को, जब वो पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी फिर वो पार्टनर की प्रॉपर्टी पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से द बैंक्रप्सी ट्रस्टी में रिक्वायर क्योंकि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, द बैंक्रप्सी ट्रस्टी में रिक्वायर द बैंक्रप्ट or any other person to submit in writing further information explaining or modifying any matter contained in the statement of financial position। आपको याद होगा कि जब इनिशियल एप्लीकेशन दी थी उसने, वहां पर भी फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट दी थी, यहां पर दोबारा देनी है क्योंकि पोजीशन चेंज हो सकता है। पब्लिक नोटिस, यहां पर फिर पब्लिक नोटिस आ गया, इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। The adjudicating authority shall send notices within 10 days of the bankruptcy commencement date to the creditors। तो इनमें यहां पर इनको 10 दिन के अंदर नोटिस दिया जाएगा। जो भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सबमिटेड बाय द बैंक्रप्ट है, एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी सबमिटेड जो है, इशू ए पब्लिक नोटिस इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, नोटिस देगी विद इन 10 days of the bankruptcy commencement date to the creditors mentioned in the statement of affairs and application for bankruptcy submitted by the bankrupt। तो जो भी क्रेडिटर्स के नाम है उनको एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटिस इशू करेगी। ठीक है। और एक पब्लिक नोटिस इनवाइट करेगी क्लेम्स फ्रॉम क्रेडिटर्स। और पब्लिक नोटिस में क्या होगा, लास्ट डेट रहेगा क्या होगा तक क्लेम, और वही इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, वही आपको उसके डीआरटी की प्रीमिसेस में चिपकाना है और वेबसाइट पर। ठीक है, सेम प्रोविजंस। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम्स विद इन 7 days ऑफ नोटिस, क्रेडिटर जो है वो अपना क्लेम रजिस्टर कर लिया। इसमें पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, कितने दिन में क्लेम सबमिट करना है, 7 days, 21 days, 14 days, 30 days। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग प्रोविजन है, तो आपको याद रखने हैं कहां पर कितना है। यहाँ पर 7 days ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, सीआईआरपी में 14 days है, लिक्विडेशन में 30 days है। ठीक है। बाय सेंडिंग डिटेल्स ऑफ द क्लेम, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। बाय सेंडिंग डिटेल्स ऑफ द क्लेम्स टू द bankruptcy trustee in such manner as may be prescribed, the creditor in addition to the details of his claim shall provide such other information and in such manner as may be prescribed। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लेम्स, यहाँ पर फिर दोबारा उसको बैंक्रप्सी ट्रस्टी के पास अपने क्लेम देने हैं। वो ये भी कह सकता है, ठीक है मैंने क्लेम पहले ही दे रखा, वही मान लो प्रेपरेशन ऑफ, तो यहाँ पर फिर दोबारा लिस्ट बन गई। जैसे वहां पर वही सेम चल रहा है, पहले सीआईआरपी में क्लेम इनवाइट करता है, ठीक है ना, फिर लिक्विडेटर दोबारा क्लेम इनवाइट करता है, यहाँ पर भी वही चीज है। फिर मीटिंग बुलाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल विद इन 21 days फ्रॉम द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट इशू ए नोटिस फॉर कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। नोटिस में क्या रहेगा, डेट ऑफ द मीटिंग रहेगी, ये 21 days से बाद नहीं होगा, मतलब विद इन 21 days आपको मीटिंग बुलानी है फ्रॉम द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, और प्रॉक्सी का फॉर्म जाएगा उसमें, ये सब चीजें। कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स, वो कन्वीनर रहेगा, जैसे सीआईआरपी में क्या होता है, आरपी जो कन्वीनर होता है, मीटिंग का चेयरमैन होता है, यहाँ पर कन्वीनर है, ठीक, कन्वीनर ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। कोरम डिसाइड करेगा और मीटिंग कंडक्ट करेगा अगर कोरम प्रेजेंट है तो। क्या क्या चीज होगा उसमें, रेजोल्यूशन में भी पास, एक तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर बना सकते हो, और अगर कोई भी बिजनेस वो सोचता है कि ठीक है उसको डिस्कस करना चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करेगा, साइन करेगा और रिटेन करेगा। ठीक है। एंड ही शैल नॉट adjourn the meeting of the creditors for any purpose for more than 7 days at a time। ठीक। वोटिंग राइट्स,
वोटिंग राइट्स नेचुरली, वो इन अकॉर्डेंस विद द वोटिंग शेयर उनको असाइन कर देगा। वोटिंग शेयर किस बेसिस पे होंगे? डेट के बेसिस पे ही होंगे, ठीक है ना। अनलिक्विडेटेड डेट उसमें नहीं आएगा, वो अगर उसका नाम नहीं है तो वो नहीं आएगा, कोई एसोसिएट है वो नहीं आएगा, ये सब चीजें वहीं से चलती, ठीक है। ये हम पहले भी जहां पर एडमिशन हो रहा है रिपेमेंट प्लान से पहले, तो वहां पर भी ये चीज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है। ये तो हो गया प्रॉक्सी, ये भी हो गया, ये भी हो गया यहाँ तो। हाँ, फिर एडमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्टेट ऑफ बैंकक्रप्ट। तो बैंकरप्सी ट्रस्टी जो है वो क्या करेगा? ही विल कंडक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकक्रप्ट। फिर कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब पूरा बिक गया हलवा, प्रसाद बांट दिया सबको, तो वो क्या करेगा? फिर एक मीटिंग बुलाएगा और उनको रिपोर्ट देगा। ही शैल प्रोवाइड द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर विद द रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकक्रप्ट इन द मीटिंग ऑफ द सेट कमिटी। कमिटी जो है उसको अप्रूव कर देगी, ठीक है, within 7 days of the receipt of the report and determine whether the bankruptcy trustee should be released। तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी को कहेगा भाई मेरे को छुटकारा दो, ठीक है, अब तुम्हें मिल गया जो मिलना था। द बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल रिटेन सफिशिएंट सम्स फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। अपनी फीस क्या है भाई, मेरी फीस या मेरे एक्सपेंसेस तो दे ही दो। डिस्चार्ज ऑर्डर, अब बैंक्रप्सी ट्रस्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर देगा फॉर डिस्चार्ज ऑर्डर on the expiry of 1 year from the bankruptcy commencement date or within 7 days of the approval of the committee of creditor, जहां पर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगी, ठीक है, और जो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज है ये बोर्ड को भी दे देगी फॉर। और डिस्चार्ज ऑर्डर जो है उसको जो भी बैंक्रप्सी डेट है उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जो उसके एक्सक्लूडेड डेट है उससे छुटकारा अभी भी नहीं मिला उसको, ठीक है। Provided that a discharge shall not affect the functions of the bankruptcy trustee, affect the operations of the provisions of chapter 4 and 5, release the bankrupt from any debt incurred by means of a fraud or breach of trust to which he is a party, discharge the bankrupt from any excluded debt, ठीक है। excluded debt उसको फिर भी देने पड़ेंगे, मान लो उसका वाइफ के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, मेंटेनेंस उसको देना है तो देना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बैंकक्रप्ट, अब बैंकक्रप्ट के ऊपर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है कि वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। वो ट्रस्टी नहीं अपॉइंट हो सकता, पब्लिक सर्वेंट नहीं हो सकता, किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं अपॉइंट हो सकता, ठीक है ना, मेंबर किसी लोकल अथॉरिटी का नहीं बन सकता, ठीक है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाहर ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं पार्टिसिपेट हो सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर कोई कमर्शियल ट्रांजेक्शन करनी है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करनी है ऑफ ए स्पेसिफाइड वैल्यू, तो जो भी पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उनके साथ उनको वो बताएगा। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर मॉडिफिकेशन और रिकॉल ऑफ द बैंक्रप्सी ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने आप सोमोटो या मॉडिफाई दे में ऑन एन एप्लीकेशन और सोमोटो दे में मॉडिफाई और रिकॉल ए बैंक्रप्सी ऑर्डर वेदर और नॉट द बैंक्रप्ट इज डिस्चार्ज्ड इफ इट अपीयर्स टू द एडजुडिकेट, चाहे वो डिस्चार्ज हो गया हो या ना हुआ हो, अगर उनको लगता है भाई कोई गलत ऑर्डर पास हो गया, ठीक है। And both the bankruptcy debts and the expenses of the bankruptcy have, after the making of the bankruptcy order, either been paid for or secured to the satisfaction of the adjudicating authority, ठीक है। तो ये इसमें है कि उसको अपने ऑर्डर को कोई मॉडिफाई या रिकॉल भी कर सकता है, ठीक है। तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी वो रहेगी इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंक्रप्ट। जैसे वहां पर भी लिक्विडेशन में भी कॉन्सेप्ट है, एस्टेट के ऊपर, लिक्विडेशन एस्टेट के ऊपर बेस्ड होती है, यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। रिप्लेसमेंट अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर कभी भी चाहे तो रिप्लेस कर सकती है, किसी दूसरे को अपॉइंट कर सकती है, और इसके लिए 75% वोटिंग चाहिए। जैसे वहां पर 66% पे रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पर 75 पे, ठीक। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में अप्लाई to the adjudicating authority for the replacement of bankruptcy trustee। वो 7 दिन के अंदर बोर्ड से पूछ लेगा, ठीक है, और बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड रिकमेंड कर देगा दूसरा रिप्लेसमेंट ट्रस्टी, ठीक है।
और जो नया ट्रस्टी है, जो पुराना ट्रस्टी है, वो नए ट्रस्टी को सारा अपना रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह हैंडओवर करेगा जैसे उसमें होता है। ठीक है, रिजाइन भी कर सकता है अगर वो लगे कोई उसके पर्सनल रीजन है या उसने प्रैक्टिस ही बंद कर दी है, कोई सब। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 डेज में पूछेगा, बोर्ड उसको 10 दिन में रिवर्ट करेगा। ठीक है, नया अपॉइंट हो जाए। वैकेंसी, अगर कोई वैकेंसी हो गई, मान लो डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में भी 7 दिन और 10 दिन। रिलीज ऑफ बैंक्रप्सी ट्रस्टी, बैंक्रप्सी ट्रस्टी उसको रिलीज भी कर सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है ना, अगर या तो नया अपॉइंट हो गया, ठीक है ना, नॉटविथस्टैंडिंग द रिलीज द बैंक्रप्सी ट्रस्टी ही विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद द न्यू ट्रस्ट। ठीक है, और अगर बैंक्रप्सी ट्रस्टी जिसका काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो चुका है, उसको भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, ये अब आ गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट, मतलब हलवा बटेगा कैसे। हेलो, नमस्कार, मैं करता हूँ जी थोड़ी देर में, कहीं मीटिंग में बिजी हूँ, जरा 9 बजे तक करता हूँ। हाँ जी। Functions of bankruptcy trustee. The bankruptcy trustee shall perform the following functions in accordance with the provisions of this code. क्या करना है? He will investigate the affairs of the bankrupt, he will realize the estate और he will distribute. तो ये सारे काम उसको करने हैं। ठीक है, ड्यूटीज क्या रहेंगी ऑफ द बैंकरप्ट टुवर्ड्स बैंक्रप्सी ट्रस्टी। ठीक है, तो बैंकरप्ट समझिए डेटा, ठीक है ना, टुवर्ड्स बैंक्रप्सी वो उसको सारी इंफॉर्मेशन देगा जो भी। ठीक है ना, तो ये जब चाहेगा, जब बुलाएगा, जाएगा उसके पास। ठीक है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी को अगर उसने कोई नई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, कोई डिवॉल्व हो गई उसके पास, कोई इनकम में इंक्रीज हो गया है, तो वो सब चीजें बताएगा। ठीक है, और बैंक्रप्सी ट्रस्टी के पास राइट्स क्या है, वो अपने नाम में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जैसे वो लिक्विडेटर वाले राइट सेम। ठीक है ना, और उसके लिए कोई भी उसको स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी है। ठीक है, he can execute any power of attorney, deed or document. General powers of bankruptcy trustee. General powers क्या है? He can sell, he can give receipts naturally, जैसे वहां पर लिक्विडेटर का सेम चीज है। ठीक है, अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स, तो कुछ एक्शंस जो हैं वो जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है, he can take only after the approval of the committee of creditors. पहला, अगर उसको बिजनेस चलाना है, ठीक है, अगर उसको कोई लीगल एक्शन देना, लीगल एक्शन करना है, ठीक है, अगर he has to accept as consideration for the sale of any property a sum of money due at a future time, कि भाई कई बार क्या होता है, सेल हो जाती है लेकिन वो कहेगा भाई पैसे मैं बाद में दूंगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको सीओसी के थ्रू चलना है, मतलब सीओसी को नॉलेज में रखना है, उसकी अप्रूवल के बिना नहीं कर सकता। मॉर्टगेज करनी है, कोई प्लेज करनी है, कोई राइट है, ऑप्शन है, अदर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट, तो उसको कोई पेमेंट करनी है, या मतलब बेसिकली बात क्या है कि कोई उसको लायबिलिटी इनकर करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो उससे पूछना है नेचुरली, ताकि कोई क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, अगर को कॉम्प्रोमाइज करना है या अरेंजमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी क्लेम, तो ही हैज टू आस्क द अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर बिसाइड्स अप्रूवल फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। ठीक, तो उसको कोई बिजनेस करना है या अपना जो प्रॉपर्टी है बैंकरप्ट की, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, उसको सेल करना है, उसको कोई नया चार्ज क्रिएट करना है, मॉर्टगेज करना है, प्लेज करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज करना है, तो उस केस में सीओसी से पूछना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बैंकरप्ट को अपॉइंट करना है टू सुपरवाइज द मैनेजमेंट ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट ऑन एनी पार्ट ऑफ इट, कैरी ऑन हिज बिजनेस, अगर वो कहते भाई उसी को वो खुद ही चला लेगा बैंकरप्टी, असिस्ट द बैंकरप्सी ट्रस्टी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग, तो उसके लिए सब पूछना पड़ेगा। ठीक है, वेस्टिंग ऑफ स्टेट ऑफ बैंकरप्ट इन बैंकरप्सी ट्रस्टी, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, तो ये जब भी उस अपॉइंट होगी तो उसके पास आ जाएगी विदाउट एनी कन्वीनियंस, असाइनमेंट और ट्रांसफर, तो इसमें वो जो स्टैंप ड्यूटी वाले क्लॉज है वो लागू नहीं होंगे। एस्टेट ऑफ बैंकरप्ट, एस्टेट ऑफ बैंकरप्ट में क्या है, इसमें क्या है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सारी आ जाएगी इसमें, एक्सक्लूडेड एसेट्स नहीं आएंगे। ठीक है, एनी सम पेड टू वर्कमैन और एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड द ग्रेचुटी फंड। ठीक है, मान लीजिए आपने एम्प्लॉयज का पैसा, जैसे कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज का पैसा काट रखा है। ठीक है,
वो पैसा तो एम्प्लॉयज का है, उनका पेंशन फंड है, जो ग्रेचुइटी फंड है, तो वो एस्टेट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बिकना क्या है, एस्टेट बिकनी है, ठीक है ना, तो इट विल बी एक्सक्लूडेड। सच एसेट्स हैज बीन नोटिफाइड। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड डॉक्यूमेंट्स टू बैंक्रप्सी ट्रस्टी, जो बैंक्रप्ट है, उसका बैंकर है, जो एजेंट है, ही विल गिव प्रॉपर्टी या रिकॉर्ड्स जो है वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी को दे देगा, ठीक है, और बैंक्रप्सी ट्रस्टी ही विल टेक द कंट्रोल। रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। Any disposition of property made by the debtor during the period between the date of filing the application and the bankruptcy commencement date, it shall be void, ठीक है। भाई डेटर ने एक तरफ तो एप्लीकेशन फाइल कर रखी है बैंक्रप्सी के लिए, दूसरी तरफ वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो ये एक्शन वॉइड होगा। Any disposition of property made under subsection 1 shall not give rise to any right against any person in respect of such property, even if he has received such property before the bankruptcy commencement date in good faith and for value without notice of the filing of the। तो कोई कह दे भाई मैंने तो गुड फेथ में खरीद ली, मैंने तो पैसे देके खरीदी है, मेरे को तो कोई इसकी नॉलेज नहीं थी कि इसने बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई कर रखा, तो कुछ बात नहीं सुनी जाएगी, ये वॉइड है, ट्रांजैक्शन ही वॉइड है, ठीक है। For the purpose of this section, the term property means all the property of the debtor, whether or not it is comprised in the estate of the bankrupt, but shall not include property held by the debtor in trust for any other, ठीक। After acquired property, ठीक है, बाद में जो प्रॉपर्टी एक्वायर होगी, ठीक है, द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, मान लो उसके पास कई बार होता आ भी सकती है, डेवोल्यूशन से भी आ सकती है, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था, मान लो पिताजी की डेथ होगी, वहां से आ गई, ठीक है, कोई रिलेटिव था उसका कोई वाली वारिस नहीं था, इसके पास आ गई, तो bankruptcy trustee shall be entitled to claim for the estate of the bankrupt any after acquired property by giving a notice to the bankrupt, ठीक। तो जो आफ्टर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है बैंक्रप्सी ट्रस्टी उसको भी क्लेम कर लेगा, ठीक है। और ये जो नोटिस है, इट शैल नॉट बी सर्व्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सक्लूडेड एसेट्स, ठीक है, वो नहीं आएंगे उसमें। एक्सक्लूडेड एसेट्स मैंने पढ़ी लिए, ठीक है ना, टूल्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स वगैरह, पर्सनल यूज के लिए, रिलीजियस यूजेस के लिए, ऑर्नामेंट्स हैं, अनएनकम्बर्ड ड्वेलिंग हाउस है, सिंगल ड्वेलिंग हाउस, ठीक है, वो एक्सक्लूडेड एसेट्स में आते हैं। एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय और डिवॉल्व्स अपॉन द बैंकरप्ट आफ्टर ए डिस्चार्ज ऑर्डर इज पास, जब उसके पास डिस्चार्ज ऑर्डर में क्या होता है, पेमेंट उसने कर दी, डिस्चार्ज ऑर्डर हो गया, डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसमें नहीं आएगी, ठीक है। The notice under subsection 2 shall be given within 15 days from the date on which the acquisition or devolution of the comes to the, जब बैंक्रप्सी ट्रस्टी को पता भाई इसके पास कोई नई प्रॉपर्टी आ गई, तो वो जो है नोटिस देगा within 15 days from the date, ठीक। चलो, तो ये पढ़ सकते हैं, वो खास बात नहीं है। ऑनरस प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑनरस प्रॉपर्टी होती है जिसमें ऑब्लिगेशन ज्यादा है और रिसीट कम है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मान लीजिए कोई पुराने ड्यूज बहुत सारे हैं, तो दे में डिस्क्लेम सच प्रॉपर्टी, और एंड सम पर्सन मे बी इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग सच ऑनरस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, तो उस केस में ही विल मेक एन इंक्वायरी टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी दैट आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, इतना ही है इसमें। नोटिस टू डिस्क्लेम, ठीक है, somebody has applied in writing to the bankruptcy that he is interested in inquiring, then no notice of disclaimer is necessary, ठीक। डिस्क्लेमर ऑफ लीज होल्ड, तो लीज होल्ड में भी ऐसे होता है, लीज होल्ड में क्या होता है, लायबिलिटी ज्यादा है, लीज रेंट ज्यादा है, एक्रूवल्स कम है, तो दे में डिस्क्लेम आल्सो लीज रेंट। दिस challenges against disclaimed property, if you disclaim any property then somebody may challenge, ठीक है, सब पर्सन हु क्लेम्स एनी इंटरेस्ट, मान लो कोई मकान है, ठीक है, अब उस मकान में किराएदार बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी है उसको डिस्क्लेम करना चाहता है, ठीक है ना, मान लो ड्वेलिंग हाउस है, एनी पर्सन हु ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक वाज इन ऑक्यूपेशन और एंटाइटल्ड टू ऑक्यूपाई द ड्वेलिंग हाउस, ठीक है ना, तो उस केस में चैलेंज भी हो सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। undervalued transactions we have seen in CIRP also कि वैल्यू जो है वो कम है। मेन चीज यहां देखने वाली क्या है कि पीरियड, ठीक है, तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी में अप्लाई टू, जैसे वहां पर भी हम क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड, एक्सटॉर्शनेट, फ्रॉडुलेंट, इन चारों के लिए यू हैव टू अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी। इन केस ऑफ सीआईआरपी यहाँ पर भी क्या है, इफ यू फाइंड एनी ट्रांजैक्शन एज अंडरवैल्यूड, प्रेफरेंशियल, एक्सटॉर्शनेट, फ्रॉडुलेंट, यू हैव टू अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीआरटी,
फॉर एन ऑर्डर, ठीक है। पीरियड क्या है, 2 years, एंडिंग ऑन द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इट कॉज्ड बैंक्रप्सी प्रोसेस टू बी ट्रिगर्ड अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन की वजह से। भाई इसके पास प्रॉपर्टी तो थी, इसने पहले ही ट्रांसफर कर दी, अब ये कह रहा है मेरे पास कुछ है नहीं। A transaction between a bankrupt and his associate entered into during the period of 2 years preceding the date of making of the application for bankruptcy shall be deemed to be an undervalued transaction under this section, ठीक। कोई भी ट्रांजैक्शन उसके एसोसिएट के साथ है, एसोसिएट हमने पढ़ लिया कौन है, रिलेटिव है, पार्टनर है, डायरेक्टर है, 50% से ज्यादा वोटिंग है, कंट्रोल है, वो सब चीजें, ठीक है। एसोसिएट की डेफिनेशन वी हैव सीन। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन पिछले 2 सालों में की है एसोसिएट के साथ तो वो अंडरवैल्यूड मान ली जाएगी, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा और कहेगा उसका इफेक्ट रिवर्स करो, ठीक है। अंडरवैल्यूड में क्या है, गिफ्ट कर दिया, कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं की, मैरिज में दे दी, ठीक है, या वैल्यू सिग्निफिकेंटली लेस है। ऐसे ही प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या है कि प्रेफरेंस मिल रहा है एज टू पेमेंट, ठीक है, वो भी इसमें भी 2 साल का पीरियड है, ठीक है। और इसमें 6 months के भी एक क्लॉज है, वो क्या कहता है, एनी ट्रांजैक्शन गिविंग प्रेफरेंस नॉट कवर्ड, अगर एसोसिएट के साथ है तो 2 साल है। वहां पर हमारे पास सीआईआरपी में क्या था, रिलेटेड पार्टी के साथ 2 साल और बाकियों में 1 साल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एसोसिएट के साथ है तो 2 साल है और बाकियों के साथ 6 महीने। एनी ट्रांजैक्शन गिविंग प्रेफरेंस नॉट कवर्ड अंडर सबसेक्शन 2 should have been entered into by the bankrupt during the period of 6 months ending on the date of application for bankruptcy, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो ये देखते हैं कहां कहां डिफरेंस है, उस पे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑर्डर, ये इसमें कोई खास बात नहीं है, वो सब चीजें हैं। एक्सटॉर्शनेट, एक्सटॉर्शनेट में भी वही है। एक्सटॉर्शनेट का क्या मतलब है, एक्सॉर्बिटेंट टर्म्स है, ठीक है, अनरीजनेबल टर्म्स है। आप 36%, 48% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एग्री कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी these transactions may also be set aside. Exorbitant payment in respect of credit या unquestionable है, ठीक। Obligations under contracts, अगर कोई contract है, if some contract has been entered into by the bankrupt with a person before the bankruptcy commencement date, ठीक है, तो any party to a contract other than the bankrupt may apply to the adjudicating authority for an order discharging the obligations of the applicant on the bankrupt under the contract and payment of damages by the party or the bankrupt for non-performance of the contract or otherwise, ठीक है। भाई bankrupt का कोई contract चल रहा था किसी के साथ, ठीक है, बिफोर दी बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, तो जो भी पार्टी है अदर देन दी बैंक्रप्ट वो अप्लाई कर सकती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भैया मुझे मेरे ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज करो, ठीक है, या पेमेंट ऑफ डैमेजेस बाय द पार्टी और द बैंक्रप्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो एनी डैमेजेस पेबल बाय द बैंक्रप्ट शैल बी प्रूवेबल एज बैंक्रप्सी डेट, तो बैंक्रप्सी डेट में आ जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यू चाहे डेथ हो जाए फिर भी प्रोसीडिंग चलेंगी एज इफ ही वर अलाइव, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ऑफ डिसीज्ड बैंक्रप्ट, ठीक। तो ये सारा उसके अगेंस्ट में भी वही चलेगा। प्रूफ ऑफ डेट, प्रूफ ऑफ डेट क्या है, आपको क्रेडिटर्स को प्रूफ ऑफ डेट देना है विद इन 14 days ऑफ प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। bankruptcy trustee shall give notice to each of the creditors to submit proof of debt within 14 days। और प्रूफ में क्या रहेगा, वही पर्टिकुलर्स ऑफ डेट रहेंगे, पर्टिकुलर कोई सिक्योरिटी है, वो सब चीजें उसमें रहेंगी। अगर डिग्री होल्डर है तो डिग्री की कॉपी लगाओ, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एज पार्ट ऑफ द डेट एक्सेप्ट इन सो फॉर एज, अगर इसमें क्या है कि बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रूफ ऑफ डेट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है, तो वो अगर कई बार क्या होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर का कुछ पोर्शन अनसिक्योर्ड है तो उसके लिए अनसिक्योर्ड मान ले जाएगा, ये है। म्यूचुअल क्रेडिट एंड सेट ऑफ इज अलाउड, ठीक है, आपने देना भी है लेना भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड,
डिविडेंड ये शेयर वाला डिविडेंड नहीं है, मतलब ये है कि भाई अब प्रॉपर्टी आपकी पार्टली रियलाइज हो गई तो पार्टली रेटेबली आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है, फिर फाइनल डिविडेंड होगा इस तरह से, ठीक है। फाइनल डिविडेंड मतलब जो भी प्रॉपर्टी से रिलेशन होगा वो सबको बांटना है आपको, और उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो बैंकरप्ट को दे दोगे आप, ठीक है। और अगर मान लो बैंकरप्सी ऑर्डर पास हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पार्टनर इन ए फर्म, a creditor to whom the bankrupt is indebted jointly with other partners shall not receive any dividend out of the separate property of the bankrupt until all the separate creditors have received the full amount of their respective debts, ठीक है। अब क्या है कि अगर बैंकरप्सी ऑर्डर पास हो गया किसी, जैसे फर्म के केस में क्या है कि फर्म के केस में आपने अप्लाई करना है तो आप किसी पार्टनर के केस में भी कर सकते हो, ठीक है। तो उस पार्टनर का बैंकरप्सी ऑर्डर पास हो गया, ठीक है। तो जो क्रेडिटर है टू whom the bankrupt is indebted jointly with other partners of the firm or any of them shall not receive any dividend out of the separate property of the bankrupt until all the separate creditors have received the full amount of their respective debts। मतलब इसमें क्या है कि जो पार्टनरशिप, इसको आप ऐसे समझिए, दो तरह की प्रॉपर्टी है, पार्टनर की प्रॉपर्टी है और पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है। जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है, अगर पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में केस हुआ है तो पहले पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी रियलाइज की जाएगी, बाद में पार्टनर की, क्योंकि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है। अगर किसी पार्टनर के अगेंस्ट में केस हुआ इंडिविजुअली तो उस केस में क्या होगा, पहले उसकी प्रॉपर्टी रियलाइज की जाएगी, बाद में फर्म की। ये क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स। अब कोई आदमी आया ही नहीं, a creditor who has not proved his debt before the declaration, हलवा बट चुका, ठीक है, before the declaration of dividend is not entitled to disturb by reason that he has not participated in the distribution of that dividend or any other dividend declared। तो क्या होता है, पहले इंटरिम डिविडेंड होता है, फिर फाइनल डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो पहले में नहीं आया उसको कहेंगे भाई बाद में आ गया, ठीक है, पुराने वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पुराना वाला, ठीक है। When he has proved his debt, he shall be entitled to pay any dividend or dividends which he has failed to receive out of the money for the time being available for the payment of any further dividend। तो जब दोबारा हलवा बटेगा तो लाइन में पहले वो खड़ा होगा, ठीक है। ये है any dividend or dividends payable to him shall be paid before that money is applied to the payment of any such further dividend, ठीक। ये है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेट, ठीक है। प्रायोरिटी हमें पता ही है, जैसे वहां वाटरफॉल मैकेनिज्म था सेक्शन 53 में, वैसा ही यहाँ पर है। सबसे पहले बैंकरप्सी ट्रस्टी की कॉस्ट, उसके बाद में वर्कमैन ड्यूज, जैसे वहां पर 24 मंथ्स के थे, यहाँ पर भी वही है, ठीक है। डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर दोनों, फिर उसके बाद में वेजेस आ गई वर्कमैन की, जैसे वहां पर था वेजेस टू एम्प्लॉइज 12 मंथ्स की थी, यहाँ पर भी वही है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूज आ गए, ठीक है। उसके बाद में जो भी ऑल अदर डेट्स है, ये है। तो डेट्स इन ईच क्लास शेल रैंक इन द ऑर्डर, ठीक है। तो वही सब चीजें यहां पर। तो देखिए आप अगर उसको ध्यान से पढ़ लेना, एक बार जो CIRP ध्यान से पढ़ लेता है उसको ये समझना बहुत आसान है, और जिसने मान लो CIRP भी नहीं पढ़ा उसका मुश्किल है। अगर किसी क्रेडिटर ने कोई इंडेमनिटी दी है या उसने पेमेंट कर दी है, क्या होता है कई बार ना कोई क्रेडिटर पेमेंट कर देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी बिकनी है, पर क्या है इसके अगेंस्ट में मान लो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, पैसे किसी के पास है नहीं, वो कहता है भाई मैं पेमेंट कर देता हूँ ये म्युनिसिपल टैक्सेस की, प्रॉपर्टी तो रिलीज हो जाएगी ना। तो प्रॉपर्टी रिलीज होगी तो उसको उस उतने के लिए उसको जो है एडवांटेज मिल जाएगी, इतनी सी बात है, ठीक है। Any surplus remaining after the payment of debts under subsidy shall be applied in paying interest on those debts, ठीक है। तो बाद में इंटरेस्ट हो जाएगा, ये पहले डेट की पेमेंट होगी फिर इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, ठीक है। पार्टनर्स के केस में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी शैल बी एप्लीकेबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, और सेपरेट प्रॉपर्टी शैल बी एप्लीकेबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन पेमेंट ऑफ ए सेपरेट डेट। अगर पार्टनर के डेट है तो उसमें पार्टनर की पहले प्रॉपर्टी चलेगी, पार्टनरशिप फर्म के डेट है तो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पहले चलेगी, ठीक है। अगर सरप्लस है सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर की, ठीक है, तो इट शैल बी डेल्ट विद एज पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है।
and where there is a surplus of the partnership property, it shall be dealt as part of the respective separate property. ठीक है. Adjudicating authority for individuals and partnership firms. ठीक है, बहुत आसान है. DRT है, इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं खास. सिविल कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है. अपील DRAT में होनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी है. एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन होना है. ठीक है, बस सिंपल बात है. और इनके पास अलग से पावर है, स्पेशल पावर है 10 दिन की. ठीक है, जैसे वहां पर थी. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज बहुत ही आसान है. इसका मैंने क्या किया हुआ है, एक चार्ट बना रखा. आपको इतनी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं इसके लिए. ये तो सारी फिर दोबारा समरी बना रखी है हमने इसकी. ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने पूरा ही बता दिया आपको. मैं अब आपको दिखा देता हूँ चार्ट. ये है जी हमारा पीरियड. एक तो पीरियड का चार्ट बना दिया हमने कि कितने कितने दिन है. ठीक है, उसके बाद में हमने एक चार्ट बना दिया इसका. ये फ्रेश स्टार्ट, कितने दिन में एप्लीकेशन होगी, कौन करेगा, ये सारी चीजें इसमें बना रखे, सेक्शन वाइज लिखा हुआ. ठीक है, ये चीज याद करनी, ये रटनी है आपको एग्जाम पर्पस से. वो तो सारी रामायण है. ठीक है ना. और उसके बाद में ये सारी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है जो 184 से 187 तक आती है. इसमें क्या है, ज्यादातर में तो ये है, अगर क्वांटिफाई नहीं हो सकता तो 5 लाख तक हो सकता है. ठीक है, और पनिशमेंट में ज्यादातर में बोथ है. देखो आपके पास ये जितने भी है सब में बोथ लगा रखा है. ठीक है, फाइन जो है नॉर्मली 5 लाख रुपए है. तो लेकिन फिर भी आपको अलग अलग चीज के लिए अलग अलग चीजें याद कर लेनी है इसमें. तो अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो बाय क्रेडिटर, ठीक है, तो वो 184 से गवर्न होता है. डेटर या क्रेडिटर अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो 5 लाख तक का फाइन है और 1 साल तक की सजा हो सकती है या दोनों हो सकते हैं. क्रेडिटर अगर कोई प्रॉमिस करता है टू वोट डिसऑनेस्टली इन फेवर ऑफ रीपेमेंट प्लान, ठीक है, उसने कुछ पैसे ले लिए कि भाई ऐसा है मैं आपके फेवर में वोट कर दूंगा, तो जितना उसने अमाउंट लिया उसके 3 गुना तक उसको फाइन हो सकता है, 2 साल तक की सजा हो सकती है, दोनों हो सकते हैं. और अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो 5 लाख. कॉन्ट्रावेंशन कोई प्रोविजंस का कर दिया, आईपी ने डेलिबरेटली कर दिया, तो आईपी की थोड़ी कम सजा है, 6 महीने तक की. ठीक है, और इसमें क्या है कि फाइन लगेगा 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का. पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये एक बार देख लेते हैं. मेरे ख्याल 6 मंथ्स ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार 186 में देख लेता हूँ. वो टाइपिंग में ना लड़के ने छोड़ दिया यहाँ पर. हाँ, यहाँ 6 मंथ्स है, ये है ना, इसमें ये छोड़ दिया लड़के ने, अप टू 6 मंथ्स. ठीक है, और या फिर मिलेगा आपको फाइन 5 लाख रुपए तक का या दोनों. अगर आपने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया, विलफुल ओमिशन किया व्हाइल अप्लाइंग फॉर बैंक्रप्सी और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, और अगर आपने फाल्सिफिकेशन, अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स किया तो 5 लाख रुपए तक का फाइन, 1 साल तक की सजा या दोनों. कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, जैसे डिस्क्वालिफाई, आपका जो बैंकरप्ट है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, भाई वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, फॉरेन ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है ना, कहीं पब्लिक सर्वेंट नहीं बन सकता, तो अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन कर दिया तो 5 लाख तक का फाइन है, 6 महीने तक की सजा है, दोनों. अगर आप जैसे बैंक्रप्सी ट्रस्टीज में सारा जैसे कस्टडी उसको देनी पड़ती है, ठीक है ना, बैंक्रप्ट को, तो अगर आपने कस्टडी उसको नहीं दी तो वही 5 लाख, 6 महीने या दोनों. अगर कोई सब्सटेंशियल लॉस हुआ है to the property 12 months before filing of the bankruptcy application, ठीक है, भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू थी आपकी मान लीजिए 10 करोड़, अब 10 करोड़ में आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर दी जिससे उसमें सब्सटेंशियल लॉस हो गया, तो 3 times द वैल्यू ऑफ द लॉस आपको फाइन दिया जा सकता है, या 2 साल या 2 साल तक की सजा, दोनों. अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो 5 लाख रुपए. ठीक है, इसी तरह से अगर आप भागने की कोशिश करते हो, नीरव मोदी बनने की कोशिश करते हो, 5 लाख रुपए का फाइन है, 1 साल तक की सजा है, दोनों. फ्रॉडुलेंट मिस एप्लीकेशन कर लेते हो या रिटेंशन या नॉन अकाउंटिंग और एक्टिंग विलफुली, ठीक है, जिससे एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट को नुकसान होगा, तो 3 टाइम्स या 3 साल तक की सजा है, दोनों. अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है, तो जहां पर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो 5 लाख. नोट क्या है, नो लायबिलिटी इन केस ऑफ सीजर और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी or on having reasonable grounds to believe that he is entitled to seize or dispose of that property. ये bankruptcy trustee के provisions है 187 में.
तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी सीज कर ली जिसको लगता है उसको सीज करनी थी लेकिन गलती से सीज कर ली, ठीक है ना, तो उस केस में कोई लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि वो ऑफिशियली कंडक्ट कर रहा है इस प्रोसेस को। ठीक है जी, बस जी ये भी हो गया। तो राम राम, मेरे हिसाब से आज का काम पूरा हो गया। जय श्री राम। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं। इन केस ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर हिज राइट वोटिंग, दिशा बग्गा जी बता रही हैं कि इन केस ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर हिज वोटिंग राइट विल बी एज पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट और हिज शेयर ऑफ डेट। देखिए ऐसा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है ना उसके पास ऑप्शन है, सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो वहां पर वोटिंग में जाना चाहता है या नहीं। अगर वो उसने अपने आप ही प्रॉपर्टी बेचनी है तो वो मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है उसको तो, ठीक है। फिर उसका क्या होता है, कई बार उसका सिक्योर्ड डेट है और कोई अनसिक्योर्ड डेट है। वो ये भी कह सकता है कि भाई सिक्योर्ड डेट तो मेरे पास प्रॉपर्टी है उसकी छोड़ो, मैं अनसिक्योर्ड डेट के लिए वोटिंग में आना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं अपना राइट फॉरफिट करना चाहता हूँ, तो उस बेस पे होगा, ठीक है। अगर वो खाली अनसिक्योर्ड के लिए आता है तो उतना वोटिंग राइट मिल जाएगा, अगर वो रिलिक्विश कर देता है तो पूरे का वोटिंग राइट मिल जाएगा। अगर वो कहता है भाई मेरे पास तो सिक्योरिटी है तुम कर लो जो करना, तो सिक्योरिटी उसके पास रहेगी, वो वोटिंग में आएगा ही नहीं। ये चीज विद इन हाउ मेनी डेज रीपेमेंट प्लान टू बी सबमिटेड, वो तो 180 डेज का ही है, उसी में 180 डेज या उससे पहले। बोथ टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स विल कॉन्स्टिट्यूट सीओसी। नहीं इसमें कोई ऐसा है हाँ कोई इसमें डिस्टिंक्शन ही नहीं है फाइनेंशियल और ऑपरेशनल, या तो क्रेडिटर ही है। सीओसी में तो क्या है, जिसका भी क्लेम आ गया वो आपका क्रेडिटर है। अब वो एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या जी। वो टाइप करने में तो क्या करना है, इसलिए ऐसे आंसर दे देते हैं। ठीक है दीपक जी, आज का तो यहीं पर ही है सेशन पूरा मेरे हिसाब से। तो यस सर। मैं, मैंने हर तरह से इसमें इनको चार्ट वार्ट भी बना के दे दिए हैं सारे, यस उससे क्या है ना ये याद हो जाएगा सारा, कोई यस, दिक्कत। आप पीपीटी शेयर कर देना, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा सर। हाँ हाँ पीपीटी में अभी अभी मेल कर देता हूँ आपको हाथ की ठीक हाथ। ठीक है सर, ठीक है। और इसमें एक्चुअली ये 2-3 बार बना रखी है, जैसे इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक आप है, देख लेना। अब मैंने आप दे दो। हाँ मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना जैसे भी करना हो, ठीक है ना ठीक जी। है सर, हाँ ठीक है, ठीक हाँ है, हाँ हाँ। ठीक है। सो क्योंकि फ्रेंड्स, थैंक यू ये वेरी मच। पहले एक्चुअली ये वाले जो ना ये हैंड रिटन नोट्स थे पहले, ठीक है, तो बाद में क्या किया हमने उससे वो वहां से निकाल लिए कोड से। ठीक है। पहले क्या था, ये प्रोविजन नोटिफाइड नहीं हुए थे, तो हम्म। ये जो नोटिफाइड नहीं हुए थे तो वो काफी कम डिस्क्रिप्शन था उसमें। हम्म। लेकिन बाद में जब ये प्रोविजन नोटिफाई हो गए नवंबर 19 में तो डिटेल में आ गया, तो हम्म। फिर हमने ये वहां से कोड से ही पढ़ा दिया सीधा। हम्म। और फिर भी मैंने चार्ट वार्ट बनाए हैं, मैंने दोनों तो, एक तो पीछे पेनल्टीज वाला डेट वाला चार्ट बना दिया और एक इसमें शुरू में भी ये लिख दिया। आप अपने भी नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं जो भी पार्टिसिपेंट है, यस। भाई इसके आगे आप लिख दे रहे हो, अपने अपने नोट्स बनाते रहो, इस तरह से कर सकते Mm-hmm. And Madhavji, I request you kindly provide the feedback in the link given to all of you. Yesterday, many participants have shared their reviews. Still, if anybody not shared the review, my humble request to all of you, please share the review. Review link has been shared with all of you. Kindly go to the YouTube link and share your review. Like Saraj yesterday said, this is only the matter of motivation for a faculty, that that person is coming and teaching here. So please provide your valuable feedback so that we can come to know if you have any suggestion and improvement. We welcome that as well. It is nothing like that you need to provide the only positive feedback. If anything you want us to improve it, that also we will do it. So that's why please हैं। provide your feedback. And you want any more sessions to be conducted, then also we are ready, कोई issue नहीं है Yes. उसमें। So please provide information, please provide your feedback, please provide a valuable input so that in future also we can plan the sessions accordingly. Right. So this was all from the today's session. Tomorrow we will meet at the same time, 7 to 9. मैंने मेल कर दी सर आपको। Thank you, sir. I'll share the PPT with all of you. And 3 to 5, हाँ, if you have enrolled anyone for the GST, 3 to 5 will be the GST, and 7 to 9 we will meet for the IBC. and I've shared the link of those video lectures also, जो Yes, पुराने वाले link हमारे of video the lectures हैं। video lectures has already been shared by the sir, and I have हाँ, also shared all the video lecture links with all of you. These are very valuable videos which sir has prepared, and
He's so kind enough that he has uploaded all the videos free of cost on the Facebook, right? So you should be thankful that RK Gupta ji is providing all these things, all these materials about the IBC at free of cost, right? सर आप मेरे को बताएंगे कल क्या कवर करेंगे? एक बार गौतम चोपड़ा जी पूछ रहे हैं। कल वो जो है अपना पार्ट 4, ठीक है। देखिए ऐसा है, इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो कल हम जो है वो 4th पार्ट कवर करेंगे, और 4th पार्ट में हम एक एडिशनली जो केस स्टडीज हैं, जो इंडिविजुअल्स और अपना जो प्रोफेशनल्स के ऊपर केस स्टडीज है ना, प्रोफेशनल एंड बिजनेस एथिक्स वाली केस स्टडीज, उसको भी साथ में शेयर करेंगे। ओके। वो इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स या एंटिटीज जो है ना, तो उनको ग्रिल करता है IBBI, तो उसके वो केस स्टडीज भी हमारे कोर्स में 6 नंबर की, तो वो वाला पॉइंट भी आपका यही कवर हो जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर 5th डे को हमें लगेगा कि भाई हमें कुछ केस लॉज भी अगर टाइम परमिट करेगा तो हम कुछ नए केस लॉज भी डिस्कस कर लेंगे। हमारा तो सब मटेरियल तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये सारा हमारी वेबसाइट पर भी है ऑलरेडी, carkgupta.com, वहां पे आप दूसरे लोगों से भी शेयर कर सकते हो, और आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि आपका मेंबरशिप नंबर क्या है, नाम क्या है, नथिंग, you can simply go and download. So sir, you are so kind and humble that all the materials of IBC आपने free of cost Facebook पे भी दे रखा है, आपकी साइट पे भी दे रखा है, without asking any information from the participant कि कौन डाउनलोड करेगा। हम इन्फॉर्मेशन का करेंगे क्या? ठीक है सर, ठीक है। ओके जी, चलो सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। टुमारो अगेन वी आर मीटिंग एट 7। मीट एट द सेम टाइम। कल कितने बजे रखा है जी? 7 बजे है ना? हाँ 7 बजे रखते हैं या 7 बजे ठीक है। हाँ ठीक है सर, एक ही टाइम ठीक है ना? हाँ, फिर कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, मान लो हम 6 बजे रख ले, पहले कंफ्यूजन हो जाता है फिर पार्टिसिपेंट्स को ना, तो इसलिए मैंने फिर 7 ही रख लिया है। नहीं 7 ही ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट सर, गुड नाइट। हाँ जी।